स्टूडेंट्स में एक आयुर्वेद के प्रति चिकित्सा को लेकर जागरूकता बने, इस विषय को लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित है। एक छोटी-सी बात से शुरुआत करने के बाद हम आज अपने व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। जैसे अब्राहम लिंकन का नाम इतिहास में अपने आप में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं की पिछले व्याख्यान में भी हमने बात दोहराई थी कि अपने पास रही हुई व्यक्तिगत गुण को किस तरीके से हमें इलैबोरेट करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लाना चाहिए, प्रेजेंटेशन में लाना चाहिए, वो हमने देखा था। तो इसी तरीके से मैं यहाँ एक और उन्हीं की बात को कोट करते हुए बताना चाह रही हूँ कि जब एक कोई राजनीतिक कारण से अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति महोदय का यहाँ भारत के लिए यात्रा निश्चित हुई थी। और उस यात्रा पर जाने से पहले अब्राहम लिंकन जी ने अपनी माताश्री से पूछा कि माँ इस तरीके से भारत से बुलावा है, हमारी एक मीटिंग वहाँ आयोजित होनी है, आपके लिए भारत से क्या लाऊँ? एक राष्ट्रपति की माँ है, देखिए उनकी इच्छा कैसी होती है, तभी ऐसा राष्ट्रपति बेटा पैदा होता है। ये कहीं न कहीं भूमि की फर्टिलिटी है कि जिस भूमि में बीज पनपता है, तो उसका उसी के अनुसार फिर वृद्धि और विकास होता है। अब्राहम लिंकन जी की माताजी कहती है, "बेटा मेरे लिए हल्दी घाटी की चुटकी भर मिट्टी ले आना।" आपको पता है महाराणा प्रताप वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपना व्यक्तित्व इस दुनिया को तत्कालीन समाज को समझाने के लिए जो एक भरसक प्रयास किया, जिसमें उनको आम जनता का भी बहुत ज़्यादा स्नेह मिला, सहकार मिला, आदर मिला। और सबसे बड़ी बात कि जब वो राजा नहीं रहे थे, वहाँ एक बार उनको मेवाड़ छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, तभी भी वहाँ से उनको जो साथ मिला है, वनवासी का, भीलों का, तो ये बहुत अद्वितीय है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में विश्व को पता है कि वियतनाम देश का राष्ट्रपति भी कहते हैं कि मेरी समाधि के ऊपर ये लिख देना, मेरा नाम मत लिखिए, उसपे ये लिखिए कि यहाँ महाराणा प्रताप का शिष्य सोया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपना दृष्टिकोण हम सही है वो दुनिया को समझाने के लिए जो एक लगातार प्रयत्न से हमें एक प्रयत्न करना पड़ता है, वो हमारे मन मस्तिष्क में आज भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देता है। तो ऐसे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की वो भूमि और राजस्थान में हल्दी घाटी की भूमि के बारे में, उनके लोकगीतों के बारे में सबको सब कुछ पता है, कुछ ज़्यादा विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। शौर्य भूमि है और समय-समय पे उसने अपने शौर्य का परिचय भी दिया है। तो इस शौर्य भूमि को प्रणाम करते हुए मैं आज के व्याख्यान के लिए डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को एज़ अ कोऑर्डिनेटर के रूप में आमंत्रित करती हूँ। और डॉक्टर दीक्षा खतुरिया, आपकी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में हुई और इसके बाद आपने राजस्थान सरकार में मेडिकल ऑफिसर के पद पे कुछ समय तक कार्य किया और उसके पश्चात अभी वर्तमान समय में आप मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में आप कार्यरत हैं। आपका भी हमेशा ऐसा रुझान रहता है कि स्टूडेंट्स में आप आयुर्वेद के प्रति वो लगन पैदा कर सके, वो सच में सराहनीय है। और मैं चाहती हूँ कि आपको भी आपके जैसे ही बढ़िया स्टूडेंट मिले जो इस पैथी को राष्ट्रीय पद्धति चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने के लिए अनवरत प्रयत्नरत रहे। तो हम सब मिलके वो दिन दूर नहीं है, दिन नज़दीकी आ जा रहा है, तो हम ज़रूर उसमें कामयाब रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का सेशन आपके लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली ये धीरे-धीरे सतत प्रयास हम कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली हम हमारी मंजिल तक, हमारे मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हम बिल्कुल घोषित करवा कर रहेंगे। तो इसी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हम आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरी को वंदन करेंगे सबसे पहले।
नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चव्योमवातवनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसन्तापजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलामुदकान्तिकान्तं शान्तं हरे द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। इस ऑनलाइन डाइस पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज को मेरी और विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से एक हार्टफेल्ट वेलकम। जैसा कि मैम ने कहा कि ये अनवरत व्याख्यान माला जो चली आ रही है विश्व आयुर्वेद परिषद एनआईए ब्रांच की तरफ से, तो उसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज 271st लेक्चर है हमारी इस व्याख्यान सीरीज का, और इसके जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में सर का दे देती हूँ। एट प्रेजेंट सर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर इंडिया। इससे पहले सर एज अ लेक्चरर काम कर चुके हैं आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल मोगा पंजाब में। कंसल्टेंट आयुर्वेद सर रह चुके हैं इन CCRS न्यू दिल्ली। क्लिनिकल रजिस्ट्रार सर रह चुके हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली। और एट प्रेजेंट सर असिस्टेंट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। साथ ही साथ सर के बहुत सारे पब्लिकेशंस रहे हैं इन पीयर रिव्यू जर्नल, इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स, और साथ ही सर की ऑलमोस्ट 4 बुक्स भी पब्लिश्ड हैं जो कि ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ पंचकर्मा है। सर ने बहुत से सेमिनार्स में अपने पेपर प्रेजेंटेशंस दिए हैं, बहुत सारी वर्कशॉप, CMEs, ROTPs सर और ट्रेनिंग प्रोग्राम सर अटेंड कर चुके हैं। साथ ही साथ एज अ गेस्ट लेक्चर भी सर ने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। एज अ रिसोर्स पर्सन भी सर ने बहुत सारे सेमिनार्स में अपना आशीर्वाद दिया है। साथ ही साथ सर का एक नेशनल मीडिया पे, दूरदर्शन चैनल पे एक टॉक भी रहा है ऑन द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्म फॉर जनरल पीपल। साथ ही साथ एट जो सर का एट प्रेजेंट सर ने ऑलमोस्ट 8 जो थीसिस है उन्हें गाइड किया है, और ऑलमोस्ट 26 थीसिस में सर एज अ को गाइड रहे हैं। और एट प्रेजेंट सर जो है रिव्यूअर ऑफ जर्नल ऑफ आयुर्वेद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से पब्लिश होती है उसमें एज अ रिव्यूअर भी हैं। और साथ ही साथ सर को इन 2018 अवार्ड मिल चुका है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन रिव्यूइंग द जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। मैं भी NIA की ही स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपसे पढ़ने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम मैं इंटर्नशिप में थी जब आपने ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली वो कमी आज पूरी हो जाएगी। और जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, आयुर्वेद प्रिंसिपल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। सो डेफिनेटली हमने देखा है अभी कि कोविड-19 में, कोरोना टाइमिंग में आयुर्वेद ने डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है, एक पहचान, अलग पहचान क्रिएट करी है, जिसे हमारे जो प्रशासन है, गवर्नमेंट है, उसने रिकॉग्नाइज भी किया है हमारे रोल को इन कोविड-19। और अब क्योंकि पोस्ट कोविड की जब हम बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद से बेटर कोई ऑप्शन है उन्हें ट्रीट करने के लिए। इसीलिए शायद सब जगहों पर पोस्ट कोविड सेंटर्स भी चलाए जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही जिन्हें देख रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर बहुत ही प्रैक्टिकल वैल्यू रखता है। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर सर्वेश सर, ओवर टू यू फॉर योर लेक्चर। तो शायद डॉक्टर साहब दिख नहीं रहे बेटा इसमें ना, ऐसे वो मैं देखना ज्वाइन तो किया था इनिशियली, तो हाँ, थे। हाँ कुछ हाँ अभी नहीं है मैम। थोड़ा सा तुम विषय रखो, मैं सर को फोन जी करती हूँ। जी हाँ जी मैम। तो जैसा कि हमने बात करना शुरू की कि हम कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हमारे घरों में अगर हम देखें कि इनिशियली जब से ये चीज शुरू हुई मार्च से, ऑलमोस्ट हमने कुछ कुछ प्रिकॉशनरी लेना शुरू कर दिया।
कुछ काढ़े, गिलोय घनवटी, संजीवनी वटी, स्टीम लेना, ये सब अपने घरों में पहले से ही शुरू कर दिया। और आप सबको जिसने भी ये यूज किया है पर्सनल लेवल पर भी अपने घरों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला है। मैं मेरी उसमें एक हिस्ट्री शेयर कर सकती हूँ कि मेरे घर में हुआ, मतलब मेरे फादर ताऊजी और उनको हुआ, लेकिन वो ऐसा फील हुआ कि जैसे बिल्कुल कोविड छू के निकल गया, क्योंकि दे वर टेकिंग ऑल दीज मेडिसिन प्रिकॉशन सिंस मार्च, तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्ट हिस्ट्री थी, टेस्ट कराया, पॉजिटिव आए और बिल्कुल इजीली 14 डेज का उन्होंने अपना जो था क्वारंटाइन पीरियड फॉलो किया, और उस 14 डेज में भी प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही रहे। और पोस्ट कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की भी अगर हम बात करें तो भी जैसा कि बाकी से एज कम्पेयर टू अदर पीपल या अदर उनके जो दोस्त या जिन भी सफर किए उनके कंपैरेटिवली इनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बहुत कम देखने को मिल रही है। तो बहुत डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है कोविड-19 में आयुर्वेद ने। और कहीं ना कहीं ठीक है, कोरोना एक पेंडेमिक के रूप में आया जो कि फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ज्यादा ही एक हार्मफुल रहा हमारे लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोरोना ने या कोविड-19 ने आयुर्वेद को रिकॉग्नाइजेशन जरूर दिलाया है। और इसी के चक्कर में शायद आयुर्वेद के प्रति जो हमारी CCIM है या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कंसिडर करने लगी है। और एक चीज जो अब तक था कि मुझे लगता था कि जो हमारे समाज में आयुर्वेद तो लगभग सबको ही चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज में दे नो दे आर फॉलोइंग आयुर्वेद, लेकिन शायद लगता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स किसी को नहीं चाहिए। तो एक उसकी भी स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हुए आयुर्वेद सीखें सभी लोग, आयुर्वेद पढ़ें और प्रूव करें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं केवल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको अच्छे से डूज एंड डोंट्स के साथ बता सकता है पथ्य सती पदार्थ से। तो अगर हम पथ्य की महत्व उन्हें बताएंगे, अपनी मेडिसिन के साथ कुछ स्पेशल क्रिएट करेंगे, तभी हमारी कुछ इम्पोर्टेंस रहेगी मुझे लगता है आयुर्वेद के फील्ड में। और कोविड-19 के तौर पर डे टू डे एक्टिविटीज में हमें, जैसा कि अब आ रहा है पोस्ट कोविड फॉर्म में भी, कि प्रोटोकॉल में भी च्यवनप्राश ऐड कर दिया है, गिलोय घनवटी, डेली प्राणायाम, अश्वगंधा, ये चीजें आप लोग तो कहीं ना कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में या जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन का है वहाँ ये रिकॉग्नाइजेशन इसे प्रॉपरली मिल रहा है। तो अगर हमें पता नहीं होगा, हम जानेंगे नहीं, तो हम फॉलो कैसे करेंगे? तो सर आ इसलिए गए बेटा, आयुर्वेद। सर आ गए। ओके जी मैम, जी वेलकम सर्वेश सर, ओवर टू यू फॉर योर लेक्चर। नमस्कार सर, आदरणीय गुरु जी को एवं मैडम को मेरा प्रणाम और सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा प्रणाम। थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। दरअसल कुछ नेट की कुछ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। मैं ज्यादा समय आपका न खराब करते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सबसे पहले सर नमस्कार सर, प्रणाम सर। मैडम मेरा पावर पॉइंट से शेयर हो रहा है क्या? हाँ जी सर, हो रहा है शेयर। ठीक है मैडम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 आजकल एक बहुत गंभीर समस्या है और इसका कहीं पर कोई भी उपचार या इसका कोई भी समाधान हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने अधिकतर देखा है कि कोविड-19 जो है, जो ये वायरस लोड है, ये कई हम लोग अपनी मेडिसिन दे रहे हैं, उससे कई पेशेंट्स में 5 दिन में या 7 दिन के अंदर ये वायरस लोड कम हो जाता है और पेशेंट्स कोविड नेगेटिव हो जाता है। इसके बावजूद भी मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हम लोगों को ऑब्जर्व हो रहे हैं। जो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या ये कोविड के कारण ही हैं या कोविड से अलग हट करके हैं। मैक्सिमम जितनी भी डेथ हो रही है, लगभग 20% तो कोविड के समय में ही हो रही है, लेकिन जो 80% जो डेथ है वो कोविड नेगेटिव होने के बाद ही हो रही है। 80% जो डेथ है वो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण ही हो रही है।
तो मैं सबसे पहले आपको कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये स्लाइड्स हैं कि कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली ऑब्जर्व किए गए हैं जो कोविड के बाद, कोविड के मतलब एक तरीके से नेगेटिव आने के बाद भी, आरटी-पीसीआर के नेगेटिव आने के बाद जो पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो इसमें जितने भी अधिकतर जो पेशेंट्स हैं या तो फाइब्रोसिस के कारण या फिर निमोनिया के बढ़ने के कारण या कोई अन्य कारण जो भी हो, इन सब कारणों में अधिकतर जो है पेशेंट्स में पोस्ट कोविड होने के बाद लगभग पोस्ट कोविड के अधिकांशतः जो हम लोगों ने देखा है कि 1 महीने के बाद अधिकतर लोगों में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर के सिम्टम्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी मिल रहा है, जिसमें फ्लूइड जो है आपके लंग्स के अंदर जो है, जो पेशेंट्स अफेक्टेड होता है उसके लंग्स के अंदर ये फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों का जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ्यूजन है ब्लड के अंदर वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिल रही है वो एक्यूट लिवर इंजरी मिल रही है। जो ये एक्यूट लिवर इंजरी है, ये अभी इस पर थोड़ा सा बहस चल रही है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये एक्यूट लिवर इंजरी जो मिल रही है क्या वो कोविड के कारण है या फिर इसका कोई और भी कारण हो सकता है। तो ये भी माना जा रहा है कि बहुत सी मॉडर्न के ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये इटसेल्फ जो है जो इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रही है ये हेपेटोटॉक्सिक्स है। इसी तरीके से बहुत सी ड्रग्स हैं जो भी अभी काम में ली जा रही हैं, रेमडेसिविर या जो भी ड्रग्स हैं, इन सब का लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। लेकिन अभी इस पर बात चल रही है और ये माना भी जा रहा है कि इसमें लिवर फेल्योर, लिवर इंजरी के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में। साथ में कार्डियक जो एलिमेंट्स हैं, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई हैं। इवन चाइना में अभी तक जितनी भी हो सब चाइना की स्टडीज हैं, लेकिन अमेरिकन स्टडीज में सबसे अधिक पेशेंट जो पाए गए थे, जो परेशानी हो रही थी पोस्ट कोविड, मतलब कोविड-19 के नेगेटिव होने के बाद, वो कार्डियक इंजरी से रिलेटेड, कार्डियक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये वायरस के द्वारा ही ये इंजरीज हो रही हैं या फिर कोई और कारण है, लेकिन ये माना जा रहा है, अब ये माना जा रहा है कि ये सब वायरस के कारण ही हैं। और इसमें इसकी पैथोलॉजी क्या है ये अभी भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि वो जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शंस क्या होता है कि जो इटसेल्फ जो वायरस के द्वारा जो इन्फेक्शन है उसके अलावा जो और भी जो बॉडी के अंदर बैक्टीरियाज हैं या बाहर के जितनी भी बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं वो भी अफेक्ट बॉडी को कर रहे हैं। तो इसका सीधा परिणाम ये है कि इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जा रही है और उसके बाद ये सेकेंडरी इन्फेक्शंस पेशेंट्स के अंदर मिल रहे हैं कोविड-19 के अंदर। इसमें जो सबसे ज्यादा जो वैरायटी मिल रही है ये बैक्टीरियाज की, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस हैं। ये सबसे ज्यादा कर रहे हैं। स्टेफिलोकोकस इसमें पस बनाने के अंदर, यानी पस से रिलेटेड जितनी भी हैं जिसमें मवाद या फिर जो सेल डेब्रिस जो पैदा हो रही हैं वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस इन्हीं बैक्टीरियाज के कारण ही हो रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक है पेशेंट्स के लिए और इसमें सडन डेथ हो रही है। इसके बाद जो हमको फिर जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा हम लोगों को मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स में एक्यूट किडनी इंजरीज मिल रही है। इसका भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किडनी इंजरीज हो क्यों रही है, इसका कोई कारण अभी तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस का ये मेन कॉम्प्लिकेशंस इस वक्त हम लोगों को देखने में मिल रहा है और ये आ रहा है लोगों में मिल रहा है काफी ज्यादा। और अगर कोविड जो एक्यूट इंजरी है, अगर एक्यूट इंजरी में मान लीजिए डायलिसिस कर ली जाए या फिर कुछ चीजें हो जा रही हैं तो उसके बावजूद भी वो क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जा रही है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है सेप्टिक शॉक। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो तरह के रेस्पॉन्स हो रहे हैं। एक तो कोविड जैसे ही हम लोगों अंदर जैसे ही वायरस आ रहा है
उस वक्त ही कुछ पेशेंट्स में उसी वक्त रेस्पॉन्स हो जा रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म है उसी वक्त हो जा रहा है और उसमें तो सडन डेथ हो रही है। लेकिन कुछ में क्या है कि लेटर स्टेज में जो हमारी बॉडी, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो ढंग से वर्क ना करके, मिस इंटरप्रिटेशंस करके हमारी बॉडी के खिलाफ ही या टिश्यूज के खिलाफ ही वर्क कर रहा है, जिससे बॉडी के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस या फिर सेप्टिक जो हो जा रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया अचानक में, तो उसमें वो सेप्टिक शॉक में चला जा रहा है, फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब अगर आप लोग देखेंगे तो पेशेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है। ये कोविड-19 जब तक पॉजिटिव है तब भी मिल रहा है, और कोविड-19 के खत्म होने के 4 से लेकर 5 महीने के बाद भी उस पेशेंट्स को अफेक्टेड कर रहा है। वो है कि जो डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है, यानी कि जो रक्त है कुछ जगह पे जम जा रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जम जा रहा है। तो ये जो जम जा रहा है इसका भी अभी तक हमें कोई जो पैथोलॉजी है कि किस तरीके से जम रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये डायरेक्ट कोविड के कारण है या नहीं है ये पता नहीं चला है, लेकिन जितनी भी जो डेथ हुई है उसमें 60% का कारण ब्लड की क्लॉटिंग होने को ही माना गया है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो ये एबनॉर्मल जो क्लॉट्स बन रहे हैं ये इंटरनल ब्लीडिंग भी करा दे रहे हैं, और ऑर्गन फेल्योर्स जितने भी हैं, जैसे अभी मैंने बोला था कि किडनी का फेल्योर हो गया, या फिर आपका लीवर फेल्योर है, या फिर हार्ट फेल्योर है, इसका मेन कॉज यही माना जा रहा है कि, या फिर लंग्स का भी, इवन आपका लंग्स अगर फेल्योर हो रहा है तो जो उसको आर्टरी जो सप्लाई कर रही है उसमें इम्बोलिज्म, मतलब इम्बोलिज्म के रूप में एक क्लॉट जमा हो जा रहा है। ये जब जमा हो रहा है तो वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसके कारण भी ये ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। तो मैक्सिमम जो डेथ हो रही है वो इन्हीं के कारण ही हो रही है, और ये इस वक्त मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। जैसे मैंने आप पहले ही बताया, जो डीआईसी जो हो रही है वो कॉमन है। ब्लड क्लॉट्स जो बन रहे हैं ये बहुत कॉमन हो रहे हैं पेशेंट्स में, पोस्ट कोविड हो रहे हैं। और स्पेशली कुछ पेशेंट्स में अभी जैसे रिपोर्टिंग हो रही है कि उनकी उंगलियां नीली पड़ जा रही हैं, मतलब उंगलियां नीली पड़ रही हैं, स्किन उतरने लग रही है, स्किन में रैसेज आ रहे हैं। ये सब इसी के ही सिम्टम्स हैं, क्लॉट्स, ब्लड क्लॉट्स बनने के या डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशंस, इन्हीं के ही सिम्टम्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसे मैंने बताया, ये सारे सिम्टम्स इसमें हम लोगों को पेशेंट्स में देखने को खूब बहुत ज्यादा मिल रहे हैं पेशेंट्स में। इसके बाद बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों में अच्छी बात तो ये है कि अभी तक ये ज्यादा बच्चों में देखा नहीं गया है। 8 to 9 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनमें डेथ नहीं हो रही है, लेकिन उनमें कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स मिल रहे हैं। वो जो सिम्टम्स हैं उसमें जो है फीवर आना, उनके पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, स्किन पे रैसेज आना, हेडेक, और पेशेंट्स के अंदर कंफ्यूजन, मतलब बच्चा जो है कंफ्यूज रह रहा है और उसको नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ा हो रहा है। इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसको जो एक टर्म्स इन्होंने दिया है वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, इस तरीके से इन्होंने ये टर्म्स दिया है इस वाली कंडीशंस को। दूसरी जगह पे पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इस तरीके के भी टर्म्स इनको दिए गए हैं। तो इस तरीके के बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनमें डायरेक्ट डेथ का नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स मिल रहा है वो क्रोनिक फैटीग का मिल रहा है। जो भी पेशेंट्स कोविड-19 से, जहां तक है 99% पेशेंट्स हैं जो भी इससे अफेक्टेड हैं, नेगेटिव होने के 1 महीने 2 महीने के बाद तक भी वो क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम से, मतलब क्रोनिक फैटिक से वो परेशान रह रहे हैं। उसमें उनको सीवियर फैटिक, पेन, और सोचने में भी, सोचने समझने की शक्ति में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, और डिजीनेस, इस तरीके की, मतलब चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। इवन लोग ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी शक्ति नहीं रह गई है, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। इस तरह की कंप्लेंट्स भी कर रहे हैं पेशेंट्स। पेशेंट्स यहाँ तक कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनका गला जैसे चोक कर दिया, उनका गला घुट गया है, इस तरह के सिम्टम्स भी आ रहे हैं।
एक बहुत रेयर सिम्टम्स है, लेकिन ये भी पाया गया है। इसमें क्या होता है, इसको मायोलिसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं, यानी आपकी जो मांसपेशियां हैं, वो टूट रही हैं, और वो जो वो प्रोटीन है, मतलब ये तो मांसपेशी सारी प्रोटीन से ही मिलकर के बनती है, मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो जो ये प्रोटीन्स है, उसमें जो मायोग्लोबिन्स है, मायोग्लोबिन नाम की जो प्रोटीन्स है, ये ब्लड के अंदर चली जा रही हैं, और अगर इसको किडनी बाहर ना निकाल पाए, इसको मतलब फिल्ट्रेट ना कर पाए, तो ये इतना ज्यादा ब्लड में बढ़ जा रहा है कि वो डेथ का एक कारण बन रहा है। तो मेन मेन जो सिम्टम्स इसमें ये जितनी मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत ही मेन सिम्टम्स हैं जो पेशेंट्स में, कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम, अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं कि अब हम लोग इसमें उपचार क्या कर सकते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नई डिजीज है, और ऐसी डिजीज कभी आई नहीं है, और इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो कुछ अर्थों में सही भी है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांतों की ओर देखें, तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं माना गया। आयुर्वेद में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि इस तरह की डिजीज तो हमेशा आती रहेंगी, आगे नई नई डिजीज पैदा होती रहेंगी। और इवन चरक में सिद्धि स्थान पे एक चीज लिखा हुआ है कि जो इस किताब में है वो पूरे संसार में है, जो इस किताब में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। इसका क्लियर अर्थ है कि इस किताब में इस डिजीज के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सूत्र रूप में कुछ ना कुछ तो बताया ही गया है। और मैं जैसे बहुत सारे सेमिनार्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे मैंने पेपर्स देखे, सब कुछ देखे, तो लोग अलग अलग तरीके से इसको अपनी ओर से इसकी पैथोलॉजी बनाने की और हर चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी कोशिश अपने हिसाब से ठीक है, और सभी आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पे इसकी स्वतः चिकित्सा हो जाती है। लेकिन अब हमारा एक मूल ये है कि मैंने जो देखा, अधिकतर लोगों ने इसको ज्वर से बनाई संप्राप्ति, या बहुत सारी चीजों से इसी तरीके से, ज्वर से, श्वास से, इनसे संप्राप्ति इनकी बनाई। लेकिन इसके कई चीजें ऐसी हैं जिसको हमको लोगों के सामने हमें बताना पड़ेगा कि हम इसका ट्रीटमेंट रियल में कैसे करेंगे। क्या हमारे यहाँ कोई प्रिंसिपल्स इसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं? क्या हम अलग अलग जगह से सिम्टोमेटिक प्रिंसिपल्स ही उठाएंगे, या फिर हमारे पास एक समग्र रूप में कोई जानकारी कहीं उपलब्ध है या नहीं है? तो इसके लिए स्पेशली मैंने और हमारे डायरेक्टर साहब ने, हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा, जब कोविड-19 का शुरुआत हो रही थी और हम लोगों को परमिशन मिली थी कि कुछ लिखे हम लोग, तो हम लोगों ने एक अपनी कुछ सिद्धांत सोचे थे, और उसको हम लोगों ने पब्लिश करने के लिए जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, जो काफी रेपुटेटेड जर्नल है, उस पर भेजा। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और वो पब्लिश्ड भी हो चुका है। तो मैं उसी का ही रेफरेंस लेकर के आपको इसका ट्रीटमेंट के पर्पज में मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें हम लोगों ने जो इसकी एनालॉजी है, मतलब इसकी समानता जो है वो देखी है, वो हमने राजयक्ष्मा से देखी। थोड़ा सा सबको अलग लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ हट करके सोचना था। दरअसल इस राजयक्ष्मा में हमने ये देखा कि जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, इसकी जो भी संप्राप्ति बन रही है, इवन एक पेशेंट्स क्यों एसिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट्स क्यों तुरंत का तुरंत अचानक शॉक में साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, तो क्यों वो अचानक में डेथ में चला जा रहा है, और आखिर में उसका हम लोग जो उसका ट्रीटमेंट करना है वो किस तरीके से करें, ये सब की सब जो है ये राजयक्ष्मा में ऑलरेडी चिकित्सा में दिया हुआ है। हम लोग प्रीवियसली, हम लोगों का इस डिजीज के आने से पहले हमारा भी खुद का विश्वास था कि राजयक्ष्मा का मतलब टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस ही है। लेकिन जब ये डिजीज देखी हमने और इसके सिम्टम्स मिलाए, तो हमें अब ये समझ में आया कि राजयक्ष्मा केवल ट्यूबरकुलोसिस से नहीं है, बहुत सारी चीजों से है। तो मैं आपके सामने जो अभी एक शेयर कर रहा हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये पेपर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसमें हमने बताया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी बताई थी कि ये राजयक्ष्मा से क्यों मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने ये क्लियर किया कि इसकी जो कोविड-19 की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, वो अभिसंगत ज्वर से और विभिन्न प्रकार के सन्निपातक ज्वर हैं और राजयक्ष्मा, इन सब से मिल रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केवल कुछ ही ज्वर ऐसे हैं जो संक्रामक हैं, कुछ ही ज्वर ऐसे हैं जिसमें एक दूसरे के संपर्क में आने पे संक्रामक हो पा रहे हैं, सारे ज्वर ऐसे नहीं है। और राजयक्ष्मा ऐसा है कि जो संक्रामक है,
ऐसा शास्त्र में क्लियर वर्णन है। दूसरी, हमने जो इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज और भी देखी कि जितने भी हम लोग जो भी अभी तक जो भी स्ट्रेटजी हमने अपनाई, इवन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है या सोशल स्ट्रेटजी, जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाई वो सारी स्ट्रेटजी वो राजचमा में ऑलरेडी हैं। राजचमा में अब राजचमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 4 तरह की संप्राप्ति बताई गई है। 4 तरह से बताया गया है कि आपको आपकी इम्यूनिटी, राजचमा डायरेक्ट अब जो समझ में आता है वो ये है कि राजचमा क्लियर बता रहा है कि मांस बल क्षय हो रहा है, इम्यूनिटी आपकी लॉस हो रही है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपका मांस क्षय ही हो, कुछ जगह पे बल क्षय हो रहा है, कुछ जगह पे ओज क्षय भी हो रहा है। वो सब चीजें इन्होंने राजचमा में काउंट की हुई है और वहां पर उन्होंने 4 प्रकार की पैथोलॉजी बताई है। और ये चारों प्रकार आज की जो हम लोग जो आजकल का हम लोगों का जो आहार विहार है, उन सब में हम चारों प्रकार से इन संप्राप्ति को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का जैसे वेग विधारण है, सभी लोग वेग विधारण इस वक्त करते हैं। खाने पीने के जो भी है क्रम है उसको हम पालन नहीं करते हैं, गलत तरीके से खाते पीते हैं। इसी तरीके से जो हम लोगों का ब्रह्मचर्य है, जो निद्रा है, उन सब का हम ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं हम सभी को, हम लोगों की जो जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो हम लोग वात वृद्धि के सारे कारणों को अपना रहे हैं, हम लोग क्षय के कारणों को अपना रहे हैं। तो इसलिए सारे अधिकांशतः लोग जो ससेप्टेबल हैं इस वायरस के, वायरस इटसेल्फ कुछ नहीं कर सकता बॉडी में, ये हमारा सिद्धांत है आयुर्वेद का और इस सिद्धांत को हमको मान के चलना है। तो हमारी बॉडी ससेप्टेबल है इस वायरस को लेने के लिए। तो जब वायरस ससेप्टेबल है तभी वो वायरस हमारे ऊपर अफेक्ट कर पा रहा है। अब आप ये चीज देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर वायरस आ भी जा रहा है, चला भी जा रहा है नेगेटिव, वो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक, मतलब एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या हुआ। उसको वायरस तो आ भी गया, चला भी गया, लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। ये एसिम्प्टोमेटिक होना ये क्लियर कह रहा है कि उसके अंदर ये सारे मतलब क्या नाम है, उसकी इम्यूनिटी या उसका जो सब कुछ है वो ठीक है। ऐसा अधिकतर लोगों में मिल रहा है। अगर ज्वर की संप्राप्ति पर ध्यान दें, हर चीज में देखें, तो वहां पर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके की स्वास्थ्य की संप्राप्ति में देखें तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये भी बताना होगा समाज को कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स मिल क्यों रहे हैं। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई लोगों ने मुझसे पूछा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उसमें पूछा कि आप ये बताइए ये तो क्रॉनिक है, तो इसमें तो सडन डेथ भी हो रही है, इसका कहीं वर्णन है क्या? तो ऐसा राजचमा में वर्णन है। आप राजचमा चैप्टर्स को इटसेल्फ देखेंगे तो वहां आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप अगर सुश्रुत का देखेंगे, सुश्रुत में आप सूत्र स्थान में देखेंगे जहां पर वो महागत की व्याधियां बता रहे हैं, वहां पर जब राजचमा का वर्णन कर रहे हैं तो क्लियर बोल रहे हैं कि अगर राजचमा के साथ उन्होंने बिल्कुल जो साइटोकाइन स्ट्रॉम है उसका बिल्कुल सिम्टम्स, मतलब हमारी टर्मिनोलॉजी में उन्होंने सिम्टम्स को दिया। उन्होंने कहा कि साइटोकाइन स्ट्रॉम में अधिकतर यही होता है, फाइब्रोसिस होकर के पेशेंट्स की तुरंत ऊध्र श्वास होता है उसको, पेशेंट्स को, और वो डेथ होती है। तो उन्होंने क्लियर कहा राजचमा में जस्ट अगर उसके साथ ऊध्र श्वास हुआ तो वो सद्यह मारक होता है, भले ही उसके अंदर बल बहुत ज्यादा हो, पेशेंट्स के अंदर सब कुछ हो, क्लियर वो वर्णन कर रहे हैं वहां पर। तो ये भी एक यहाँ पर मिल रहा है स्थान की ये राजचमा में इस तरीके से है। इसके साथ ही आपके जितने भी हैं, मान लीजिए हम एक तरीके से एक नई संप्राप्ति बनी थी कि कुछ लोगों ने शक व्यक्त किया कि चाइना में शायद इस वायरस को आर्टिफिशियली बनाया गया है। अगर कोई चीज आर्टिफिशियली बनती है तो इसका सीधा अर्थ है कि वो हमारे यहाँ वो विष की तरह से मानी जाती है। तो राजचमा की चिकित्सा में छत छीण की चिकित्सा, विष की चिकित्सा यानी आगंतुक ज्वर की और विष की, तीनों की चिकित्सा और श्वास की चिकित्सा, इनकी चिकित्सा का वर्णन किया है कि इनकी चिकित्सा को आपको राजचमा की चिकित्सा में आपको यूज करना है। ये क्लियर लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है। इवन हम लोग मतलब अगर वो भी चीज सही है तो भी वो राजचमा में आपको हमारी जो एक संप्राप्ति है उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि इनकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक पूरा उन्होंने पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। हमारे पास एक लाइन ऑफ मैनेजमेंट पहले से ही स्थापित है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैंडेमिक है, तो इसको हमारे यहाँ जनपदों ध्वंस कहा गया है। अब आप लोग एक स्पेशल चीज आप ध्यान देंगे
कि जनपदोध्वंस का चिकित्सा बस 2 ही कही गई है। वो 2 चिकित्सा कही गई है, एक पंचकर्म और दूसरा कहा गया है रसायन सेवन। रसायन में सद्वृत्त आचार रसायन सेवन भी है और दूसरी तरह का रसायन सेवन भी है। केवल यही चीज, बस 2 ही चीज उसमें बताई गई है। और अब आप अगर पेंडेमिक में इस वक्त सोचें, अगर हमको फॉलो करना है तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी हर पेशेंट्स का पंचकर्म कर सकें? जिसको कोविड हो रहा है तुरंत का तुरंत, जब पॉजिटिव है उसको कर सकें, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका मतलब हमारा सिद्धांत ठीक नहीं है, जो आयुर्वेद का सिद्धांत है पहला, ऐसा नहीं है। अगर आप राजक्षमा की चिकित्सा को देखेंगे तो राजक्षमा पंचकर्म के लिए निषिद्ध होते हुए भी फिर उन्होंने राजक्षमा में पंचकर्म कैसे करना है, मृदु पंचकर्म कैसे करना है, वो क्लियर वर्णन किया हुआ है। एक एक सिम्टम्स को उन्होंने बताया कि इस जगह पे ये सारे सिम्टम्स हैं, इस जगह पे इसको इसी तरीके से हमें ट्रीट करना है। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है इसमें। अब आप एक चीज और देखेंगे, इसमें रसायन सेवन है, तो राजक्षमा की चिकित्सा में भी रसायन सेवन का ऐसा वर्णन किया है। वहां पर जो सद्वृत्त का पालन करने के लिए कहा गया है, जस्ट बिल्कुल वही सेम वही वर्डिंग इसी तरीके से सद्वृत्त क्या आचार रसायन का, वो आचार रसायन उसी तरीके से किया गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, सर्विस सर के यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है शायद, तो इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए। जल्दी ये व्याख्यान वापस से रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत थोड़ा वेट कीजिए 1 मिनट। डेफिनेटली कि जो सर ने हमें इसका कंपैरिजन एक डिफरेंट विजन दिया है, वो कि आज तक राजक्षमा से हम इसे कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम ज्वर या श्वास इस तरीके से जा रहे थे। तो डेफिनेटली एक अलग विजन सर दे रहे हैं कि राजक्षमा से इसे कंपेयर करेंगे और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे उसमें एक्यूट कंडीशंस को हम कोरिलेट करेंगे, या फिर जो इमरजेंसी क्रिएट हो रही है तो ऊर्ध्ववात जो सर ने बताया कि इसके साथ यदि क्रिएट होती है तो वो सद्य प्राण घातक है। तो छोटी छोटी पॉइंट्स और बहुत ही बारीकी से सर ने इसका एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो एक डिफरेंट विजन मिल रहा है डेफिनेटली हमें, और ये कहीं ना कहीं हमें पोस्ट कोविड केयर में भी हेल्पफुल रहेगा कि अगर हम उसकी संप्राप्ति को सोचें कि अब इस अवस्था से जो हमारा पेशेंट है वो क्रॉस होकर आया है, तो अब पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसको हम कैसे डील करें। हाँ डॉक्टर दीक्षा जी जी मैम। हाँ सर को वो पहले भी बात हुई थी ना, तब सर यही कह रहे थे कि नेट का थोड़ा स्लो डाउन फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण तो अभी भी सर कर रहे होंगे। तो मीनवाइल अपने विशिष्ट अतिथि का परिचय और एक बार उनका उद्बोधन है ना उस समय का हम उपयोग कर लेते हैं, उनकी अमृत वचन अपने को सुनने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा तब तक शिवादित्य भाई साहब, आप यहाँ हमारे निवेदन पर यहाँ आए विशिष्ट अतिथि के रूप में, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कल जब पहली बार मेरी आपसे फोन पे बात हुई तो मैं सभी को भी बताना चाहती हूँ कि बहुत समय बाद जैसे फोन उठाया और भाई साहब ने सबसे पहले बोला वंदे मातरम, तो पता है भाई साहब मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा कि भगत सिंह और
भगवती शरण प्रसाद और दुर्गा भाभी के साथ उनका एक साथी होने का कुछ अनुभव सा आया कि उस वंदे मातरम में इतना उत्साह था, इंथुजियास्टिक आपकी वॉइस थी, तो बहुत ही बढ़िया लगा। मैं हार्दिक आपका स्वागत करती हूँ कि आपने हमारे निवेदन पे यहाँ आना स्वीकार किया और हमें आपके अमृत वचन सुनने को मिलेंगे, आपका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। और ओवर टू यू दीक्षा, डॉक्टर दीक्षा, जी मैम। फॉर द इंट्रोडक्शन। जी जी धन्यवाद मैम। भाई। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर शिवादित्य जी ठाकुर, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि। ये अनुसंधान पदाधिकारी आयुर्वेद राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अनुसंधान इकाई पटना में कार्यरत हैं। साथ ही साथ पटना विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख बिहार ब्रांच के भी हैं। राष्ट्रीय सचिव विश्व आयुर्वेद परिषद, चिकित्सक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ का विशेष दायित्व, जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद का उनका विशेष दायित्व है सर को, और साथ ही साथ बिहार, झारखंड, बंगाल, असम सहित पूर्वोत्तर सभी राज्यों के ये विश्व आयुर्वेद प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, आपसे आशीर्वचन अपेक्षित है। धन्यवाद दीक्षा। विश्व आयुर्वेद परिषद जो आयुर्वेद के अतीत के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए संगठन गत 23 वर्षों से संपूर्ण आयुर्वेद जगत के सम्यक उत्थान के लिए कार्यरत है और उसी की श्रृंखला में अपना यह कार्यक्रम, जिसका यह 271वां एपिसोड है, संपादित हो रहा है। आज के कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम का संपूर्ण दायित्व बहन हेतल जी के जिम्मे है और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बलदेव जी धीमान, जिनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है, और आप सब उस कड़ी को निरंतर सतत रूप से एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होकर लगे हैं। इसलिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूं और विश्व आयुर्वेद परिषद, जिसकी संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति अपने कार्यकर्ताओं में निहित है, क्योंकि किसी भी संगठन की प्राण शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त उसके कार्यकर्ताओं की संजीदगी होती है। आज के कार्यक्रम में मैं थोड़े विलंब से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक संघ का कार्यक्रम था, वहां से आते आते विलंब हो गया। अभी मित्रवर सर्वेश जी कोविड के पश्चात कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे, जबकि अपने वांग्मयों में यह रोग एक तीव्र श्वसनक ज्वर के रूप में वर्णित है। ज्वर संबंधी जितनी रुजाएं होती हैं, उन रुजाओं का वर्णन इसके लक्षण में, इसकी संप्राप्ति में प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी यह रोग जो मूलभूत संप्राप्ति है हमें निदान तक पहुंचाने के लिए, उससे थोड़े भिन्न है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक तीव्र श्वसनक ज्वर का ही संक्रमण है और इस संक्रमण के बारे में तत्जन्य व्याधियों की परिभाषा करते हुए अपने ग्रंथों में उल्लेख है। अब इस व्याधि की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की यदि हम चर्चा करते हैं तो अनेक चर्चा हमारे सर्वेश जी ने किया है और उसमें राजयक्षमा, इस रोग के जो उपद्रव हैं, उन उपद्रवों की भी चर्चा की है। लेकिन विचार करें
कि आखिर ये जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोविड से ग्रसित जो हमारा कोई भी व्यक्ति हो रहा है, वह क्यों हो रहा है? तो जब हम प्रकृति के निकट होते हैं तो विकृति हमसे दूर होती है, लेकिन अपनी जीवनचर्या, अपने लाइफस्टाइल के कारण जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से विकृति हमारे निकट आती है। अर्थात अभी जो चर्चा हुई आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य की, हम आयुर्वेद के व्याख्यान मालाओं में सुंदर सुंदर तथ्यपरक व्याख्यान की प्रस्तुति तो कर देते हैं, लेकिन विचार करने की आवश्यकता है कि यदि हमने इधर की ओर अंगुली किया तो 3 अंगुली हमारे ओर आती है। क्या मेरे एक वचन प्रथम पुरुष के शरीर में, उसके व्यवहार में, उसके विचार में, उसके मस्तिष्क में आयुर्वेदोक्त जीवन जीने की तड़प है? या हम में से कितने बंधु ऐसे हैं जो आयुर्वेद पर आधारित आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में शतशः अपनाते हुए और अपना जीवन यापन करते हैं? आपको उदाहरण मिलेगा कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कोविड रोगियों के निकट रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या यदि दुरुस्त पाई गई, वो सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक दिनचर्या और सब प्रकार के जो हमारे जीवन से संबंधित विषय हैं, जिसको सम्यक रूप में जिया है, कोविड-19 के पेशेंट के निकट रहते हुए भी वह कोविड से मुक्त रहे हैं। अर्थात यदि हमारे शरीर के अंदर की जीवनीय शक्ति, हमारे शरीर के अंदर की प्राकृतिक रोग निरोधक क्षमता, ये इसका बलाबल तीव्र है, तो निश्चित रूप से उस रोग का बलाबल हमारे बलाबल के समक्ष न्यून होगा, और न्यून होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो ओज की उत्पत्ति हो रही है, वह ओज अपने परिणाम के कारण, अपनी ऊर्जा के कारण इस रोग को उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट नहीं करने देगी। इसीलिए यह आवश्यक है, मैं लोगों से आग्रह भी करता हूं कि भाई, हम भले ही आयुर्वेद के ऊपर, कोविड के ऊपर, कोविड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे पंचकर्म का क्या महत्व है, उसका क्या रोल है, योग का क्या महत्व है, योग का क्या रोल है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन जैसा हम संस्कृत के बारे में कहते हैं कि हृदय संस्कृतम इति न पर्याप्तम, मुखे संस्कृतम इति न पर्याप्तम, अपितु जिह्वाग्रे संस्कृतम इति पर्याप्तम। तो उसी प्रकार हम प्रथम पुरुष एक वचन, हमारे में से लक्षावधि कोटि कोटि जो आयुर्वेद को मानने वाले, आयुर्वेद के प्रति समर्पित लोग हैं, उनका जीवन आयुर्वेदोक्त हो, यह प्रयत्न हमें करने की आवश्यकता है। व्यवहार से चलेगा, केवल वाचा से नहीं चलेगा, कर्मणा की आवश्यकता है। तो यह विषय स्वभावतः मैं अपने किसी भी कार्यक्रम में रखने का प्रयत्न करता हूं, और एक बार हृदय से निवेदन करता हूं अपने सभी बंधुओं का, भगिनियों का, कि हमारा जीवन मनसा न हो, वाचा न हो, कर्मणा हो। और अगर कर्मणा हमारा जीवन होता है तो हम किसी भी प्रकार की रुजा को अपने शरीर में प्रविष्ट न करने देने की क्षमता रखते हैं।
और अपना यह जो जयपुर का कार्य संस्थान है, जहां एक से एक विद्वान शिक्षक हैं और उन शिक्षकों में हमारे कार्यकर्ता हैं जो आयुर्वेद के विकास का संकल्प अपने हृदय के अंतस्थल में बिठाए हुए और सतत गति से इस कार्यक्रम को आज 5 वर्षों से लगातार अबाध गति से संपादित करते जा रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों का पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह कार्यक्रम 1000वें एपिसोड तक चलेगा, यह विश्वास भी रखता हूं, क्योंकि इसके पीछे जिन कार्यकर्ताओं का भगीरथ प्रयत्न है, वे भगीरथ प्रयत्न वाले कार्यकर्ता अपनी सिद्धियों के लिए समर्पित है, जो मुझे ज्ञात है जब मैं जयपुर बैठक में गया था। इसीलिए आवश्यक है कि हम सभी कार्यकर्ता आयुर्वेद के विकास को ध्यान में रखकर विश्व आयुर्वेद परिषद इस संगठना के माध्यम से जो आयुर्वेद के विकास का संकल्प लिया है, तो अपने संगठन को बलवती करते हुए और जो जितने हमारे विधाएं हैं, उन विधाओं को पूर्ण करने के लिए हम लगेंगे। लगता है कि हमारे मुख्य वक्ता बंधुवर सर्वेश जी पुनः जुड़ गए हैं, मैं उनके बीच में व्यवधान नहीं करना चाहता, अतः अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए कि हम सभी कार्यकर्ता प्राणपण से प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में इस संगठना को त्वरित गति से आगे बढ़ाते हुए इसे बद्ध मूल करके एक बार फिर से भारत के अंदर भारत की मूल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हो और आयुर्वेद होगी, इस समर्पण और इस संकल्प के साथ हम लगेंगे तो हमारे लक्ष्य की पूर्ति देवता भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि देवता भी समर्पण के सामने झुकते हैं। अतः अब मैं बहन दीक्षा को आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का संचालन सौंपता हूं। धन्यवाद आप सब लोगों को जो मुझे बुलाया, बहन हेतल बहन, ममता, दीक्षा और जितने अपने कार्यकर्ता बंधु हैं, एक बार आप सब लोगों को पुनः पुनः मेरा प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली आपने जो एक बात कही कि जितना हम प्रकृति के करीब होंगे, प्रकृति के नजदीक होंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। इसको कहीं ना कहीं आज ये कोविड-19 के टाइम प्रमाण भी मिला है कि जो विदेशी जितने हैं जो कि प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, वहां मृत्यु दर एज कम्पेयर टू इंडिया हमें बहुत ज्यादा मिली है। और ठीक है, भारतीय बहुत ज्यादा तो प्रकृति के करीब अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो वो उससे अलग होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीख उन्हें मिलेगी अभी कि जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो इस व्याख्यान को आगे बढ़ाने के लिए मैं वापस सर्वेश सर को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू दीक्षा जी। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि मैं लेक्चर ही दे रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं कब लेफ्ट आउट हो गया और मैं लगभग अपनी समाप्ति की ओर ही था। और चलिए अब तो सॉरी, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर लेफ्ट हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता। तो थोड़ा सा आप राज्यक्षमा की चर्चा कर रहे थे और अच्छा तो उसके अच्छा मैं फिर से अब राज्यक्षमा में मैं दोबारा आना चाह रहा हूँ। तो दरअसल अब राज्यक्षमा में मैंने कहाँ तक बताया पता नहीं सकता, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा राज्यक्षमा को शुरुआत कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इस बीमारी को हम लोगों ने जो पाया वो राज्यक्षमा से समानता पाई इसकी। तो राज्यक्षमा से समानता पाने में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि रियल में ये राज्यक्षमा से समानता इसकी है या नहीं है। राज्यक्षमा तो आजकल की परिप्रेक्ष्य में सभी लोग जो आयुर्वेद के जो लोग हैं, विद्वानगण हैं, वो उसको ट्यूबरकुलोसिस से ही संबंध पाते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि कोविड-19 में क्या हो रहा है कि कोविड-19 में जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो या तो जो लोगों ने संप्राप्ति बनाई आयुर्वेद के लोगों ने वो बनाई, या तो ज्वर से बनाई या फिर श्वास से बनाई। तो अब
उसमें मेन क्वेश्चन ये उठा कि जब ज्वर से अगर आप संप्राप्ति बना रहे हैं या श्वास से संप्राप्ति बना रहे हैं तो सारे तरह के ज्वर औपसर्गिक नहीं होते, यानी कॉन्टेजियस नेचर्स में जो इन्फेक्शन फैला सके सारे तरह के ज्वर नहीं होते, और श्वास तो बिल्कुल भी नहीं होता जो कॉन्टेजियस नेचर्स में हो। तो ऐसी कौन सी डिजीज है? केवल एक ही दो हैं आगंतुक ज्वर में, एक ही दो आगंतुक ज्वर हैं जो विष के कारण, या कुछ तरह के ज्वर हैं जो जिसमें इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने जो ये देखी कि अगर आप प्रिंसिपल्स की ओर देखें, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स की ओर देखें, तो आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये देखा था कि जो पैंडेमिक आयुर्वेद में जो इसको जनपदोध्वंस बताया है, और ये तो क्लियर है कि ये कोविड-19 है, पैंडेमिक है। तो जो पैंडेमिक का चिकित्सा सूत्र आयुर्वेद में क्या बताया गया? आयुर्वेद में जो चिकित्सा सूत्र बताया गया वो बताया गया पंचकर्म बताया गया, और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बताया गया रसायन सेवन। तो क्या आज की परिस्थिति में इंपॉर्टेंट ये होता है, क्या आज की परिस्थिति में हम पंचकर्म को अप्लाइड कर सकते हैं? जो पेशेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव हैं इस वक्त हम क्या अप्लाइड कर सकते हैं? अप्लाइड कर सकते हैं तो किस संदर्भ में अप्लाइड करेंगे, किस तरीके से अप्लाइड करेंगे, इसका कोई प्रिंसिपल्स है हमारे पास। और दूसरा जो ये ज्वर जो रसायन का जो सेवन है, अब रसायन में दोनों तरह के रसायन के सेवन किया, और वहां पर जो उन्होंने रसायन सेवन बताया उसमें आचार रसायन भी बताया साथ में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनपदोध्वंस में आचार रसायन का भी वर्णन किया। तो क्या ये आचार रसायन सेवन और ये रसायन सेवन क्या ये इन सब की श्वास की, ज्वर की या अन्य तरह की चिकित्सा में भी उपस्थित है या नहीं है? तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जब आप राजक्षमा को देखेंगे तो सेम जो आचार्य रसायन में जो वर्डिंग लिखी है, जिस तरह की सेम वही शब्दों का प्रयोग, सेम उसी तरीके से सेम वही बातें राजक्षमा चिकित्सा में लिखी हैं। जिस तरीके से पंचकर्म कैसे यूज करें, तो क्योंकि उसमें रोगी का तो बल होता नहीं है, राजक्षमा में तो रोगी के पास बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, पंचकर्म के अयोग्य भी माना जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने पंचकर्म का वहां वर्णन किया है। पंचकर्म कैसे कैसे करना है किया है, मृदु पंचकर्म करना है। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कोविड-19 में, तो कोविड-19 में भी आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी डिजीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर इतना बल नहीं होता कि उसको झेल सके, तो उनके अंदर भी उसी तरीके का ही पंचकर्म उचित प्रतीत होता है। तीसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग एक चीज देखें कि हमें ये भी बताना पड़ेगा समाज को कि क्यों कुछ पेशेंट्स जो हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं, उनको पता ही नहीं चलता उनके अंदर कोविड आया और चला गया, उनको पता ही नहीं चल रहा है, वो इससे अफेक्टेड हुए और चले गए, उनको पता नहीं चलता। और क्यों अचानक में ही पेशेंट्स आया और उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म जो बताया कि तुरंत की तुरंत डेथ हो जाती है कोविड में, क्यों अचानक ही उसके अंदर आया और वो पेशेंट की तुरंत डेथ हो गई, ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कहाँ मिलेगा? तो अगर आप राजक्षमा की चिकित्सा में जा रहे हैं, अगर राजक्षमा को अगर आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो राजक्षमा में क्लियर बताया गया है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, उसका बल अधिक है, सब कुछ है, तो उसमें यक्ष्मा के कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, ये क्लियर शास्त्र में लिखा है। दूसरा, उन्होंने यहाँ तक भी वर्णन किया है कि पेशेंट्स के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म को उन्होंने दूसरी भाषा में बताया, ये सुश्रुत सूत्र में बताया गया है, जहाँ पे महागत के बारे में वर्णन कर रहे हैं, वहां राजक्षमा के बारे में बताया कि राजक्षमा सद्यो मारक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये क्रॉनिक डिजीज है, धीरे धीरे ही मारक होगी, सद्यो मारक हो सकता है अगर ये साथ में ऊर्ध्व श्वास के साथ जुड़ा हो। क्लियर उन्होंने वर्णन किया है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म की ओर उन्होंने इंडिकेशंस दिया है। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राजक्षमा में उन्होंने 3 तरह की चिकित्साओं का वर्णन किया है। जो वर्णन है, पहला उन्होंने बोला है कि अगर राजक्षमा की चिकित्सा करनी है तो आपको चिकित्सा सूत्र अपनाने होंगे। वो चिकित्सा सूत्र में है एक क्षतचीड़ का चिकित्सा सूत्र, दूसरा आगंतुक ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है, यानी विष का या विष औषध का जो चिकित्सा सूत्र है, विषनाशक जो चिकित्सा सूत्र है, इसको अपनाने के लिए, श्वास का चिकित्सा सूत्र अपनाने के लिए कहा गया है। तो ये तीनों के तीनों चिकित्सा सूत्र आज के समय में भी और आज के जो ये कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में भी सभी अत्यंत उचित प्रतीत होते हैं। अब मैं वर्णन करता हूँ। सबसे पहले जो हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की थी कि कॉम्प्लिकेशंस, इससे पहले मैं एक चीज मैं और आना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक इंडिकेशन से भी बताना होता है कि आजकल प्रिवेंटिव
के रूप में सबको बोला गया है कि अल्कोहल यूज करिए और हाथ धोइए, इस तरीके से करिए। ये कहीं क्या आयुर्वेद में कहीं वर्णित है? ऐसा हमसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा। आप लोग इस तरीके की पद्धति को जानते हैं कि इस तरीके से कहीं आयुर्वेद में किया गया? तो ऐसा क्लियर आयुर्वेद में राजचमा के चिकित्सा सूत्र में क्लियर वर्णन दिया हुआ है। राजचमा के चिकित्सा सूत्र में साफ साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति अंतः या बाह्य किसी भी रूप में मद्य का सेवन करता है उसमें राजचमा नहीं रुकता। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये वर्णन किया है। बाह्य का मतलब है कि आपको बहि परिमार्जन, हस्त परिमार्जन, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। और अंतः में आप उसको अल्कोहलिक प्रिपरेशन से अगर आप यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है, बजाय अगर एक्वास या किसी अलग तरह के जो प्रिपरेशन हम लोग आयुर्वेद की यूज कर रहे हैं उसमें। हम लोगों ने अभी एक जस्ट स्टडी की है, जस्ट मेरे ही अंडर में अभी खत्म हुई है, जिसमें हमने कुछ अल्कोहलिक और कुछ नैनो पार्टिकल्स को भी यूज किया और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाए गए ये आपकी इम्यूनिटी और एनके सेल्स को एक्टिवेट करने में और कोविड-19 से बचने में। साथ में अब हम लोग चिकित्सा की तरफ आते हैं। हम लोगों ने जैसे बताया कि सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो सबसे खतरनाक चीज है वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें होता क्या है कि साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है तो फाइब्रोसिस डेवलप कर जाती है, लंग्स के टिश्यूज जो है वो सारे डैमेज कर जाते हैं। तो शास्त्र ने इस तरह की कंडीशंस में एक तरीके से इसको मारक ही लिखा हुआ है, इसको असाध्य लिखा है। अगर और हमने ये देखा है कि जो 70 साल के ऊपर के जो लोग हैं, 70 साल से जो ऊपर हो जा रहे हैं और जिनकी धातुएं पक्व हो चुकी हैं, मतलब हमारे यहाँ जो वृद्धावस्था मानी जाती है, धातुएं पक्व होने का मतलब सीधा यहाँ अर्थ यह है कि नए टिश्यूज का फॉर्मेशन अब नहीं होगा। तो जहां पे नए टिश्यूज का फॉर्मेशन जिन लोगों में नहीं हो सकता या जो बहुत ही क्षीण हो चुके हैं, जिनकी बल खत्म हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों में ये कोविड-19 में आप किसी भी तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जैसे 70 साल से कम की उम्र के हैं या फिर जिनका लंग टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है या फिर कुछ और भी कंडीशंस हैं इस तरह की कम में हैं, तब वहां पर आप चिकित्सा सूत्र अपना सकते हैं और वहां पर क्षतक्षीण का चिकित्सा सूत्र लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर हम लोगों को जो चिकित्सा सूत्र अप्लाइड करना है वो क्षतक्षीण का चिकित्सा सूत्र अप्लाइड करना है। अब आप क्षतक्षीण में मैंने स्पेशली दो औषधियों को देखा जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें 2 औषधियां हैं। एक अमृतप्रास घृत देखा, सॉरी अमृतप्रास मेडिसिन, अमृतप्रास घृत था या कुछ इस तरीके से है, वो मेडिसिन है। दूसरा है सर्पीगुड़। तो इन दोनों में ये जितने भी मैंने अभी तक आपको कॉम्प्लिकेशंस गिनाए, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को एज सच लाइन वाइज उन्होंने ट्रीटमेंट लिखा है कि ये इन सभी की डिजीज में ये ठीक करती है ये दवाई। अब मुझे आश्चर्य ये हुआ कि क्षतक्षीण अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो क्षतक्षीण का किडनी डिजीज से क्या रिलेशन, और कोई मेडिसिन आप क्षतक्षीण में दे रहे हैं वो मूत्रकृच्छ में क्यों ठीक कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा उसमें एक चीज और है, अगर आप सर्पीगुड़ को देखें वो मूत्रकृच्छ में भी ठीक कर रहा है, सर्पीगुड़ 3 को आप पढ़ें तो उसमें क्लियर दिख रहा है वो हलीमक को ठीक कर रहा है, कामला को ठीक कर रहा है। ये हम लोगों में क्लियर है कि कामला और हलीमक जो बीमारियां हैं ये सीधे सीधे लिवर से रिलेटेड है और जो मूत्रकृच्छ है ये सीधे जो है आपकी किडनी से रिलेटेड है। तो आपकी ये 2 या 3 बीमारियां ये क्लियर इंडिकेशंस यहाँ पे दिखा रही हैं कि इनका जो चिकित्सा सूत्र है वो राजचमा के चिकित्सा सूत्र या क्षतक्षीण के चिकित्सा सूत्र से पूरा आप इसको जो है अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, वो ये है कि जैसे इसमें श्वास का चिकित्सा सूत्र भी अपना सकते हैं। तो श्वास के चिकित्सा सूत्र में सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर पेशेंट्स का माइल्ड अगर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या मान लीजिए अभी न्यूमोनिया स्टार्ट ही हुआ है, इस तरह की कंडीशंस हैं, तो हम लोग तमक श्वास का या श्वास का जो चिकित्सा सूत्र है वो वहां पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे बहुत सारी जो कंडीशंस है, टिश्यू बहुत ज्यादा डैमेज है, तो वहां पर क्षतक्षीण का ही चिकित्सा सूत्र अपनाना ज्यादा उचित रहेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि ये तीनों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों की अभी संप्राप्ति समझी जा रही है कि ये तीनों लीवर, किडनी और लंग्स जो मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स हो रहे हैं, ये फेल्योर जो हो रहा है वो शायद ब्लड के अंदर क्लॉट बनने के कारण हो रहा है। ये जो डिसेमिनेटेड कोएगुलोपैथी है, इंटरमिटेंट डिसेमिनेटेड कोएगुलोपैथी है या ब्लड क्लॉट जो बन रहा है, इसके कारण है। अब हमें ये समझना होगा कि ये आयुर्वेद में कहाँ लिखा हुआ है, आयुर्वेद में क्या इसका कहीं वर्णन है या नहीं है। तो आयुर्वेद में जो ये चीज जो है इस तरह की जो एक मिनट आयुर्वेद में जो इसका वर्णन है वो वर्णन क्लियर रूप से दिया गया है रक्त पित्त के संदर्भ में। वहां पर जो ग्रथित रक्त पित्त बताया गया है
ग्रथित रक्त पित्त जो ये ब्लड क्लॉट है इसी के लिए ही दिया गया है। और ग्रथित जो रक्त पित्त है ये ब्लड क्लॉट के लिए ही दिया गया है। साथ में ये भी क्लियर किया गया है कि जो रक्त पित्त है आप इसमें मैंने जब भी बताया था तो उसमें मैंने दोनों ही चीज लिखी थी, इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसमें क्लॉट भी बन सकता है। वो क्लॉट किसी रक्त वाहिका में या फिर आपकी जो वेसल्स हैं उसको क्लॉट कर सकता है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो मिलते हैं वो ब्लड की सप्लाई रुकने के कारण मिल सकते हैं या बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप ये देखिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो आयुर्वेद में पढ़ी, मैं जब पढ़ रहा था तो रक्त पित्त को भी मैंने यक्ष्मा के साथ जुड़ा हुआ देखा। वहां पर क्लियर लिखा है कि रक्त पित्त अगर यक्ष्मा के साथ जुड़ा हुआ है या ये रक्त पित्त या किसी क्षय रोग के साथ क्षय वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा है तो वो असाध्य ही होता है। तो वहां पर उन्होंने जो और वहीं पर ही उन्होंने ग्रथित रक्त पित्त का ही वर्णन किया, उसी जगह पे उन्होंने ग्रथित रक्त पित्त का वर्णन किया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने रक्त पित्त को रोकने के लिए एक जहां मेडिसिन का वर्णन किया है रक्त पित्त को रोकना है, तो उन्होंने कहा कि अगर रक्त पित्त को शुरुआत में रोक देते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, या फिर कारण से अगर वो जम जाए तो इसका सीधा अर्थ है कि वो ग्रथित रक्त पित्त बन जाएगा। मतलब एक तरीके से ग्रथित रक्त पित्त है वो किसी भी कारण से अगर वो जम जा रहा है तो एक मिनट मना कर दो फोन करने के लिए ना। तो ग्रथित रक्त पित्त का जो परेशान कर देते बेटा, ग्रथित रक्त पित्त का जो वर्णन आ रहा है उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर वो ग्रथित रक्त पित्त हो रहा है तो इसके कारण जो है मूत्रकृच्छ जैसी बीमारी हो रही है, क्लियर उन्होंने कहा है। साथ में एनोस्मिया हो रहा है, इस तरह के सारे वर्णन उन्होंने वर्णित की, ये सारी चीजें वर्णित की हुई है। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस है कि जो आपका कोएगुलोपैथी है राजयक्ष्मा में वो रिलेटेड मिलती है आपकी कोविड-19 में भी इसी तरीके की कोएगुलोपैथी हो सकती है। इसी तरीके की जो रक्त पित्त की जो पैथोलॉजी है, जो रक्त पित्त का जो संप्राप्ति है उसको हम अप्लाइड कर सकते हैं कि क्यों राजयक्ष्मा में या फिर क्यों कोविड-19 में इस तरह से क्लॉट्स बन रहे हैं बॉडी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप चिकित्सा सूत्र देखेंगे तो जो श्वास का चिकित्सा सूत्र है, जो छत्तछीड़ का चिकित्सा सूत्र है, जो ग्रथित रक्त पित्त का चिकित्सा सूत्र है, इन सभी चिकित्सा सूत्र में जो एक मेडिसिन जो कॉमन है जो ग्रथित रक्त पित्त के संदर्भ में दी गई है, पुष्कर मूल या इस तरह की जितनी भी मेडिसिन दी गई हैं ये इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। ये इनका चिकित्सा जो दिया है ये तीनों जगह पे दिया है, उन्होंने श्वास में भी उसी को दिया है। तो अगर इस तरीके से अगर आपके लंग्स से रिलेटेड और जहाँ पे एम्बोलिज्म हो रखा है लंग्स की या किडनी में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप वहां पर बेहिचक आप देखेंगे कि राजयक्ष्मा में एक योग दिया हुआ है, वो षट्टी पुष्कर मूल आदि योग दिया हुआ है। वही सेम योग श्वास के संदर्भ में भी दिया गया है और वही उसी योग को अलग संदर्भ में रक्त पित्त में भी दिया गया है। तो इन सबको आप यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को यूज कर सकते हैं। आजकल के जो ये कोएगुलोपैथी जो मिल रही है इसके संदर्भ में हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक पेपर अभी दिखाना चाह रहा था, इसमें मैंने आपको बताया कि ये कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं जितने भी वो राजयक्ष्मा के सिम्टम्स से सारे मिल रहे हैं। तो जब ये पेपर लिखा गया था उस वक्त पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी कितने परसेंट सिम्टम्स इन सब से मिल रहे हैं उसका इंडिकेशंस यहाँ पर है। तो कोई भी सिम्टम्स ऐसा नहीं है जिसका जो राजयक्ष्मा में न मिल रहा हो या फिर उसकी संप्राप्ति राजयक्ष्मा से न मिलती हो। तो इस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि इसका हम लोग ट्रीटमेंट हम लोग जितने भी ये डिजीज हैं इन सब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बच्चों का आपको बताया कि इन्फ्लेमेटरी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे सिम्टम्स इन सारे सिम्टम्स से मिलते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिंपल सीतोपलादी चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण इन सब से किया जा सकता है। नेक्स्ट एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अब हम राजयक्ष्मा की ओर अगर हम लोग देखते हैं तो सॉरी कोविड-19 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मानसिक चिकित्सा है। अब हम लोग एक पक्ष की ओर देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं तो कोविड-19 के पेशेंट्स को हम लोग बिल्कुल एक तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा हो गया है, मतलब उनसे दूरी बनाए रखने का। और पेशेंट्स को अगर हम छूते भी हैं तो पूरा किट पहन करके इस तरीके से सब कुछ करके छू रहे हैं, पेशेंट से वर्क कर रहे हैं, पेशेंट से बातें कर रहे हैं।
और इससे पेशेंट्स को क्या है, इतना लोनलीनेस महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको इतना बुरा लग रहा है कि उनको जो है बहुत सारी मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो जा रही हैं। तो इन मानसिक व्याधियों का अब उनमें बहुत सारी मानसिक व्याधियां हैं, अनिद्रा है, ये सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। तो अब इनका क्या कोई चिकित्सा सूत्र है इस तरीके से है? तो मैंने जब राजचमा को पढ़ने की कोशिश की, राजचमा को देखने की कोशिश की, और जैसा हमारा संदर्भ में है, तो मैंने वहां पर एक चीज स्पेशली पाई कि राजचमा में पेशेंट्स को अलग करने का कहीं कोई विधान दिया नहीं था। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि पेशेंट्स को आपको बहुत दूर अलग कर देना है, एकांतवास में डाल देना है, ऐसा उन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है। उनकी सारी चिकित्साएं दी, बहिपरिमार्जन, अंतःपरिमार्जन सब बताया है उन्होंने। साथ में उनको बताया है कि उनका कैसे, ऐसे रोगियों के साथ आपको व्यवहार कैसे करना है, उनके साथ किस तरीके से करना है, उनको जितना भी आचार रसायन का कैसे सेवन कराना है, उनको गंध का, माला का, फूल का, गौ का, ब्राह्मण का, वो किस तरीके से वो पूजन करें और उनके समीप में कैसे रहना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमको अपनानी पड़ेगी आज के कोविड-19 के संदर्भ में। दरअसल मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे ये थोड़ा सा आज के परिपेक्ष से अलग हट करके हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का आजकल जो चिकित्सा चल रही है पेशेंट्स के साथ, वो ठीक नहीं लगती है, क्योंकि अधिकतर पेशेंट्स तो सुसाइड कर ले रहे हैं। असल पेशेंट इतने मेंटल स्ट्रेस में पहुंच जा रहे हैं, जो हमारी चिकित्सा है उनके जो हम उनको जो बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं। तो एक तरीके से जो हम लोगों ने सोशल बॉयकॉट कह रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग कह रखा है, तो ये उचित प्रतीत नहीं होती अगर आयुर्वेद के संदर्भ में देखें। मैंने बहुत सारे केसेस को देखा है, जिसमें पर्सनली मैं भी इन्वॉल्व रहा, जहाँ पे कोविड पेशेंट्स जो बिल्कुल बहुत ही इफेक्टेड थे। तो हमने जो ऑब्जर्व किया, वो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम पेशेंट्स के पास जाते हैं तो पेशेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है, पेशेंट से बात करते, छूते तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे अंदर उससे तुरंत का तुरंत हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। अगर आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर है तो आपको पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है। मैंने खुद अपना देखा, और मेरा जो स्टूडेंट्स है उसके पिताजी भी चले गए, और वो उसको भी नहीं कोविड हुआ, लेकिन उसके पिताजी कोविड से ही चले गए। हमने कई लोगों में ऐसा देखा। तो जो हमारा चिकित्सा सूत्र है, जहां तक मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही उन्नत अवस्था में है और उसको अप्लाइड करने की जरूरत है। आप ये देखेंगे कि शुरुआत में बहुत पहले जब राजचमा की चिकित्सा होती थी, राजचमा को बीच में क्या किया गया था कि पेशेंट्स को अलग रख दिया जाता था, उनको एकांतवास में कर दिया जाता था। उनके लिए टीबी सैनिटोरियम करके बने हुए थे मॉडर्न में, तो उससे पेशेंट्स की डेथ ज्यादा हो रही थी, रिकवरी कम हो रही थी। धीरे धीरे इस सबको धीरे धीरे अब हटा दिया गया। इस चीज को आप महसूस करेंगे, और यही चीज हो सकती है कि कोविड-19 में बाद में धीरे धीरे डेवलप करे और लोग इस चीज को बताएं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में या मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे सिद्धांत हैं उनको हमको पूरी तरीके से मानना चाहिए। चरक में साफ साफ लिखा हुआ है कि चरक में ये लिखा है कि जो भी हमारे इस किताब में है वो पूरे ब्रह्मांड में है, जो इसमें नहीं हो कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये डिजीज आई है, बिल्कुल नहीं है, हम मानते हैं बिल्कुल नहीं है, सिम्टम्स नए हैं, लेकिन इसका चिकित्सा सूत्र हमारे पास नहीं होगा, ऐसा कहीं नहीं है। हमको नई संप्राप्ति बनानी होगी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ हमारे आचार्यों ने रेडीमेड तैयार करके दिया हुआ है। उन्होंने जितनी भी बीमारियां आगे हो सकती या होंगी, या फिर उनका जो एक संयोग आएगा, या बहुत सारी जो सिम्टम्स एक साथ मिल करके जिसको आज का सिंड्रोम कहते हैं, इस तरह से जो भी बीमारियां आएंगी, उनको उन्होंने 30 जो चैप्टर्स लिखे चिकित्सा सूत्र में, उन्हीं में उनके सारे सूत्र को समाहित कर दिया, और इवन पूरा एक प्रोटोकॉल दिया है, हर तरह का प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का या किसी तरह का, हर तरह का प्रोटोकॉल उन्होंने अपनाया है। आप ये सोचिए कि आयुर्वेद में जिस वक्त पेंडेमिक का वर्णन कर रहे हैं, तो सुश्रू साफ साफ कह रहे हैं कि आप पेंडेमिक के समय आपको क्या करना है। पेंडेमिक के समय में आपको अंजलिबद्ध प्रणाम करना है। अंजलिबद्ध का मतलब हाथ जोड़ करके ही आपको प्रणाम करना है। ये उस जमाने में उन्होंने कहा। वो उस जमाने में भी जानते थे कि अगर आप हाथ को जोड़ेंगे, हाथ मिलाएंगे या किस तरीके की करेंगे, तो उस वक्त ये कॉन्टेजियस हो सकता है, फैल सकता है। लेकिन फिर भी चिकित्सा सूत्र में उन्होंने पंचकर्म को समाहित किया। अब आप क्लियर समझ सकते हैं कि पंचकर्म को अगर वो समाहित कर रहे हैं तो, और पंचकर्म में तो सारे फ्लूइड भी, जैसे वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, नस्य कराएंगे, तो फ्लूइड तो बाहर आएगा ही, आप उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने ये सब वर्णन किया है। तो ऐसा नहीं, उनको सब पता था, हर चीज वो जान रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ये वर्णन किया है, तो इसको हमको बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही मतलब मैं तो ये कहूंगा कि इसके गहन अध्ययन करने की जरूरत है। हमें अपने सिद्धांतों को समझने की जरूरत है, और हमारे सिद्धांत कहीं से गलत नहीं है और बिल्कुल सब कुछ सही है। तो इसी के साथ ही मैं अपना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे नेट के कारण मुझे बहुत आप लोगों को भी परेशानी हुई, और मैं काफी चीजें जो पहले बोल गया वो अब नहीं बता पा रहा हूँ, या अब मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं।
तो और समय भी शायद ज्यादा हो रहा है, तो इसी में मैं अभी अपने लेक्चर्स को यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं साथ में ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक है, राजक्षमा कोई मानना ही नहीं चाहता है आजकल, या कोई समझना ही नहीं चाहता है, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे दिमाग में, या कुछ भी होगा, क्वेरीज होगी, या फिर ये होगा कि ये रियल में प्रैक्टिकल है कि नहीं। मैं वही चीज मैं आपको पर्सनली एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूं, मैं वही चीज बोलना पसंद करता हूं जो मैंने अनुभव कर लिया और जिसको मैंने प्रैक्टिकली करके देखा। तो जो चीज मैंने अभी तक बोली है वो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव का ही है। और बाकी आप इस पर कुछ पूछना मुझसे चाहते हैं, इसमें जो भी आपकी क्वेरीज है, आपके लिए कृपया आप मुझसे पूछें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस रियली इंफॉर्मेटिव लेक्चर। डेफिनेटली आपने बहुत ही बारीकियों से सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या ऐसी हर इमरजेंसी कंडीशन जो कि पेशेंट्स में हमें देखने को मिल रही है उसका एक बहुत ही प्रॉपर आयुर्वेदिक रेफरेंस देके हमें बताया, और साथ ही साथ एक होप भी दी साथ में, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है आयुर्वेद में हमारे पास लीवर प्रोटेक्टर, किडनी प्रोटेक्टर, हार्ट प्रोटेक्टर, अगर हम जैसा कि आपने बताया डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी से डेथ होती है तो उसको सबको प्रिवेंट करने के लिए आयुर्वेद के पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। और जो आपने एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिया कि कहाँ हमें शतशीन की चिकित्सा को कंसिडर करना है, कब हम रक्तपित्त को चिकित्सा को कंसिडर करेंगे, कैसे हम राज्य क्षमा में इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो एक डिफरेंट थीम, एक डिफरेंट विजन दिया है जिसपे डेफिनेटली एक सोचने की जरूरत है। और वापस से हमें टेक्स्ट उठाने की जरूरत है, राज्य क्षमा को उठाने की जरूरत है, और इस बार उसे कोरोना के संदर्भ में अगर हम पढ़ेंगे तो शायद डेफिनेटली सारी बातें हमें अब ज्यादा समझ में आएगी। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमें नहीं दिखाई दी, वो शायद अब हमें दिखाई देंगी, क्योंकि क्या कैसा विजन आपने हमें दिया है। थैंक यू सो मच सर। अभी शायद इसमें एक किसी का मैसेज आया है कि गीता गर्ग जी हैं, उनका है कि फाइब्रोसिस का फॉलोअप क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बताऊं, मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था लंग्स के बारे में मैंने क्लियर बताया था कि 70 साल की उम्र है अगर किसी की, अब किसी की 60 साल की उम्र में भी हो सकता है कि जब धातुएं परिपक्व हो चुकी उस आदमी के पर्पज से, जो हम लोगों ने माना वृद्धावस्था आ गई, तो उसके बाद कोई भी नया टिश्यूज नहीं फॉर्मेशन होता है। अगर नया टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं होगा तो लंग की फाइब्रोसिस ठीक नहीं होती, वहां तो डेथ सुनिश्चित है जो आयुर्वेद भी कह रहा है। लेकिन अगर उसका बल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है शरीर में, ठीक है, और उसकी धातुएं परिपक्व अवस्था में नहीं है, मतलब उसकी धातुएं परिपक्व नहीं हो चुकी, जो आयुर्वेद के सिद्धांत में मतलब वृद्धावस्था में वो नहीं पहुंचा हुआ है, तो निश्चित रूप से वहां पर अगर आप छत्तीसगढ़ के लेंगे या इनका चिकित्सा सूत्र अपनाएंगे 100% आपको सफलता मिलेगी और लोग ठीक भी होते हैं। अभी मैं अपना भाई नाम नहीं लूंगा, हमारे एक श्रद्धेय गुरु जी हैं, आईसीयू में भर्ती थे, तो अभी श्रद्धेय हैं हमारे, बाकी नाम मैं अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत उनका 60% लंग से पूरा फाइब्रोस कर चुका था। और उनके बेटे ने कहा, जब मेरी बात हुई तो उनके बेटे ने कहा कि अब वो लौट के नहीं आएंगे, कोई भी ठीक नहीं है। लेकिन सर बिल्कुल ठीक थे, और अच्छी बात ये थी कि वो अभी 60 साल के अभी रिटायर ही किए हैं हमारे यहाँ से, तो अभी 60 साल का ही उनका था, और आप आश्चर्य मानेंगे कि उनका पूरा लंग्स ठीक हो गया, जबकि हमने कोई नहीं देखा कि कोई पेशेंट रिकवर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि वो कैसे ठीक हुए, क्या वो सिंपल ऑक्सीजन डालने से ठीक हुए, वेंटिलेटर्स पे ठीक हुए? ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑक्सीजन से नहीं ठीक हुए, ना वेंटिलेटर से ठीक हुए। हमने कहा सर आपने किया क्या? उन्होंने कहा मैं तो सिंपल, मैंने जो आपको बोला राजक्षमा की चिकित्सा, उन्होंने सिंपल राजक्षमा की चिकित्सा में जो औषधियां यूज होती हैं वो बना करके अपने साथ आईसीयू में लेकर के गए। आप सोचिए, उनको इतना विश्वास था, और उन्होंने वही दवाइयां ही खाई, क्योंकि एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। शुरू में वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड डाल देते हैं और भी थोड़ी बहुत ड्रग्स हैं वो देते हैं, तो शुरू के 2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत पेशेंट करता है, बहुत अच्छा रिकवर हुआ, लेकिन उसके बाद वो स्थिति फाइब्रोसिस बढ़ जाती है और रिकवरी बिल्कुल नहीं आती है, पेशेंट चले जाते हैं। दूसरे हमारे गुरु जी थे राधे श्याम शर्मा जी, बहुत कुछ अच्छे थे, हमारे वीसी साहब रहे, सब कुछ थे, लेकिन उनकी में जो प्रॉब्लम आई, उनका निमोनिया हुआ, फिर उनके बाद फाइब्रोसिस डेवलप करती गई। वहां पर प्रॉब्लम क्या थी कि वहां पर वो उनके धातुएं परिपक्व हो चुकी थी, 70 साल से वो उम्र को पार कर चुके थे, जो उनके लिए कई बार हो सकता है 80 साल की उम्र में भी उनकी धातुएं परिपक्व ना हो, लेकिन जहां तक मुझे लगा उनकी धातुएं उनके लिए परिपक्व हो चुकी थी, ठीक है, पक्व अवस्था में प्राप्त हो गई थी, उनके नेट टिश्यू फॉर्मेशन का कहीं कोई था नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में आप ये समझ लीजिए कि फिर चिकित्सा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो फाइब्रोसिस के बारे में है, मुझे लग रहा है कि गीता जी का जो फॉलोअप के लिए जो पूछना चाह रही थी कि क्या कुछ रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, जहां तक मुझे लग रहा है कि उनका
इन एग्जांपल से उनको क्लियर हुआ होगा, उनके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और किसी का अगर कोई और डाउट्स है तो मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार। आपका कोई और मैडम, कोई आपके पास अगर कुछ है तो? मैडम आपका मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है मैम। मैम आपका माइक ऑन कर लीजिए। नहीं मैम, नहीं आ रही आवाज। मैडम आप लिख करके भेज सकते हैं, आप लिख करके भेज सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, ममता जी ने हाँ बेटा पूछा है, जब आपने अल्कोहल मद्य के बारे में बताया था, उन्होंने लिखा है कि जो अल्कोहल है वो तो ओज के ऑपोजिट है, तो फिर कैसे हम ऐसा इसे है बेटा, सिग्निफिकेंटली देखिए यूज अब, करें? हाँ अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। राजअचमा की चिकित्सा, राजअचमा क्या होता है? राजअचमा में जितने स्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जहां स्रोतस अवरुद्ध होते हैं तो अवरुद्ध स्रोतस में मेडिसिन जा नहीं सकती। कौन सी मेडिसिन जाती है? जिसके अंदर या तो पॉइजन का गुण होगा, सूक्ष्म तीक्ष्ण व्यवहार विकासी, ठीक है, जितनी भी जो ये हैं इस तरह के या तो गुण होंगे, जैसे कि सुपारी है, या फिर अल्कोहल का भी सेम गुण होता है। ठीक है, तो राजअचमा में क्लियर लिखा है कि अगर आपको सूक्ष्म स्रोतस में पहुंचाना है तो इन्हीं अल्कोहल के थ्रू पहुंचाई जाएगी। जैसे कि वात व्याधि है, वात व्याधि में तिक्त रस है, बहुत ज्यादा आप तिक्त रस का सेवन करेंगे तो वात वर्धन ही करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जहां पर अस्थि का जहाँ चिकित्सा करते हैं तो वहां पे तिक्त रस को भी यूज करते हैं। क्यों? वो एज ए व्हीकल्स भी यूज होता है। तो आपको यहाँ चिकित्सा सिद्धांत को समझने की जरूरत है। यहाँ पर अल्कोहल का जो मतलब है वो अल्कोहल मीडिया बनाने के लिए है। क्लियर वर्ड कहा, अल्कोहल में मेडिसिन मिलाकर के यूज करना है। तो आप एक चीज देखिए, ऐसा नहीं कि शास्त्र को नहीं पता था। राजअचमा की चिकित्सा को देखो तो राजअचमा में वर्डिंग लिखी है, चरक में वर्डिंग लिखी हुई है कि जिसने मध्य का कैसे भी सेवन कर रहा है उसमें राजअचमा कहीं भी रुक ही नहीं सकता उसके शरीर में। ठीक है, वहां उनको पता है, वो वायरस के लिए बात नहीं कर रहे, सिंपल हर तरह से आप इसको किस तरह से इंटरप्रिटेट करोगे ये आपके ऊपर है। ठीक है, आज के संदर्भ में करना चाहते हो क्योंकि हमको तो हर एक को बताना है। मॉडर्न वाले या कोई भी है वो हर चीज पे कहते हैं तो हमारा है डेवलप, आपने क्या किया, वो हमसे यही पूछते हैं। हमको भी तो बताना है कि नहीं, हमारे सिम्टम, हमारे सारे सूत्र हैं, हर चीज है, एक एक चीज हमारे यहाँ लिखी हुई है। हमें ये चीज भी बताना बेटा बहुत जरूरी है। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब आपको कोई डाउट होगा। और कोई क्वेश्चंस? गीता मैम ने ही आगे लिखा है कि फाइब्रोसिस अगर थोड़ा हो गया है एंड एज 35 to 40 इयर्स है और वो पैच एक्सरेज में दिखते हैं तो उनके लिए सेफ रहने के लिए कोई आयुर्वेद का सिद्धांत? मैडम मैंने आपको बोला क्षतक्षीण की चिकित्सा को मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्षतक्षीण की चिकित्सा में मैं आपको उस ड्रग का जो इंडिकेशंस है वो भी क्लियर आपको करके बता देता हूँ। क्लियर लिख रहा है वहां पर, दो हैं, एक अमृत प्रासघृत है और दूसरा जो है सर्पीगुड है, तीसरे नंबर का तृतीय सर्पीगुड। अगर आप उसको रेफरेंस देखेंगे चरक में तो तृतीय सर्पीगुड में है, उसमें क्लियर इसका रेफरेंस दिया हुआ है कि आप इसको यूज कर सकते, क्लियर रेफरेंस है, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई डाउट है। रेफरेंस उन्होंने दिया है कि इसको आप यूज करिए और ये ठीक करेगा। इवन ये नहीं, इसके साथ जो और भी कॉम्प्लिकेशन, जितने मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताए एक एक, लीवर से लेकर के इवन कोएगुलोपैथी तक, इवन किडनी फेल्योर तक, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर्स तक, वो सारे चीजें वहां पर उन्होंने बताओ, इतना उस जमाने में सोच समझ करके उन्होंने वो सारे वर्णित किए। और वो ड्रग्स केवल इन्हीं से रिलेटेड है। अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें तो मैं अभी जस्ट आपको एक बार खोल के रेफरेंस बता देता हूँ। देखिए, एक तो अमृत प्रासघृत है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस आ रहा है तृतीय सर्पीगुड है। चरक संहिता में अगर आप श्लोक नंबर देखेंगे 68, चैप्टर 11, इसका 68 जो श्लोक है इसमें क्लियर लिखा है, यचमाणम यचमाणम तमकम श्वासम रक्त पित्तम हलीमकम। यानी आपकी कोएगुलोपैथी को, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज है, हलीमक है, तमक श्वास है, यचमणा है, इसमें शुक्र निद्राक्षयम, निद्राक्षय है, तृष्णा, तृष्णा बहुत सारे कारण से हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हर चीज हो सकती है। और इवन ये एक तरीके से किडनी डिजीज का भी सिम्टम्स होता है। ठीक है, कासर्यम, सकामलाम, यानी कामला भी है, इन सबको ये ठीक करता है। अब आप इसी से क्लियर समझ सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन को आप लोग यूज कर सकते हैं। और ये सिंपल सी मेडिसिन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, अधिकतर इसमें जीवनीगढ़ है और
वो सब जो मेडिसिन जो हम लोगों को बता रहे हैं वही मेडिसिन का वर्णन है। इसके अलावा आप जितने भी सर्पी गुड हैं और भी मेडिसिन है, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स है, पेशेंट्स को देखना है कि पेशेंट्स के लिए क्या सुटेबल है, क्या आपके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अमृत प्रास घृत इसी तरीके से दिया हुआ है, इन सबको भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। मोनालिसा जी का क्वेश्चन है कि पोस्ट कोविड में शुगर के पेशेंट को क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बेटा अगर आप शुगर के पेशेंट्स के ऊपर देखेंगे तो शुगर जो है, अब आप पढ़ेंगे तो जैसे पहले प्रमेय आता है, प्रमेय के बाद ही आपको राजअचमा इस तरीके के वर्णन है, कुष्ठ है, वर्णन है, तो आपको प्रमेय के जितने भी हैं वो सारे करने पड़ेंगे। एक मैंने आपको अभी मैं एक पेपर शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत अच्छे जर्नल्स में, और ऐसा नहीं है, इसमें 28 बार रिव्यूज करवाया उन्होंने हमसे, इतने क्वेश्चंस पूछे, मतलब कम से कम 100 क्वेश्चंस पूछे होंगे। जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जानते हैं इस वक्त टॉप पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 जर्नल है। इसमें मेरा, मैडम, मेरी वाइफ और डायरेक्टर सर, हम तीनों का एक पेपर है, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें हमने दिया है कौन कौन सी मेडिसिन, जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, इसमें क्लियर दिया है। आप इस वाले पेज पर आए, अगर आप आ सकते हैं तो, कोविड-19 पेशेंट्स विद एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज, तो इसमें क्लियर जो जो ड्रग्स इसमें यूज हो सकती हैं वो जो हमारे प्रिंसिपल्स पे जो आयुर्वेद में बताया हुआ है वो हमने क्लियर इसमें वर्णित है। ठीक है, तो सारी ड्रग्स उसमें क्लियर दी है, शास्त्र में दिया है, वो उन्होंने दिया है कि अगर ऐसे सिम्टम्स आए, इसके साथ ये सिम्टम्स हैं तो कौन सी ड्रग लेनी है, सारा वहां पे मैंने वर्णित कर रखा है। अगर, क्योंकि यहाँ पर क्या एक एक छोटी छोटी चीजें बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, हर चीज को डिस्क्राइब करना और मतलब संप्राप्ति भी बताओ, ये सब पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर आप चाहें वहां देख सकते हैं क्वेश्चंस मुझसे हमेशा, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी मुझे भेज करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चंस किसी तरह का, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे डाउट नहीं है इस डिजीज के ऊपर, मैं इसी बात पे कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे इस डिजीज पे कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। मोनालिसा जी ने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि सुदर्शन घनवटी और गिलोयवटी का सुदर्शन घनवटी का जो, हाँ मैं अब आपको एक चीज बता दूं, जो सुदर्शन घनवटी है, अगर आप सुदर्शन घनवटी को जो यूज करते हैं वो उसका बिल्कुल कॉम्बिनेशन सेम वही है। सुदर्शन घनवटी सारंगधर में आई है नाम से, लेकिन बिल्कुल सेम इसका जो संगठन है वो वहां पर है जो प्रमेय चिकित्सा में दिया है। मैं आपको उस नाम बताता हूँ, वहां पर एक भी ड्रग का कोई चेंजेज नहीं है, सेम ड्रग, सेम कॉम्बिनेशन, सब कुछ सेम है, बस सारंगधर में या जहां पर भी इसका वर्णन किया उसको सुदर्शन कर दिया, और यहाँ पर उसी नेम से, दूसरे नेम से है, चिकित्सा में दिया हुआ है, प्रमेय की चिकित्सा में दिया है, तो आप सिंपल यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि देखो हम लोग जो आयुर्वेद के लोग हैं, हम लोग क्या कहें, नैरो माइंडेड नहीं हो सकते, हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। हमारे चिकित्सा सूत्र है, हमारे हमें जो ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हम ट्रीटमेंट करते प्रिंसिपल से, हमें प्रिंसिपल्स आने चाहिए। अगर आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, आप कहीं से भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आप सुदर्शन, उसका जो है, मैं अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ, इस मेडिसिन का सुदर्शन घनवटी का रेफरेंस मधुमेह में है। सुदर्शन घनवटी का जस्ट वही रेफरेंस है जो मधुमेह की चिकित्सा में है। सेम ड्रग, कोई भी ड्रग में एक भी चेंजेस नहीं है, सेम ड्रग वही है। आपको ये आश्चर्य होगा पढ़ करके आप देखिएगा, सेम वही सारी ड्रग्स हैं। और किसी का कुछ? हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोल, बता। ये अमृत प्रासृत और सर्पी गुड का मार्केट में कोई प्रिपरेशन अवेलेबल है क्या? बेटा सर्पी गुड का मार्केट में दरअसल पहले तो आता था, ये जो ये हमारे यहाँ के जो राज वैद्य थे, जो हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, पंचकर्म में रहे हैं, श्रीनिवास शर्मा जी, तो इनकी नवजीवन फार्मेसी है, तो इनकी यहाँ अगर आप इनकी फार्मेसी में जाएंगे तो वहां से सर्पी गुड मिल जाता है। अब अभी मार्केट में तो क्या, मार्केट वाले तो ये सब चीजें नहीं बेचते, उनको तो जहां में ज्यादा फायदा होता है वो बेचते हैं, तो सर्पी गुड मिल जाता है आराम से। सर्पी गुड उनके आप जाएंगे तो कोई भी जो जितने भी पारंपरिक वैद्य हैं वो बनाते हैं, तो श्रीनिवास शर्मा जी के वहां पे मिलना चाहिए। 2014-15 तक तो मिलता था, वो मार्केट में लिखते भी थे, और आजकल है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम इसकी जगह पे और भी चीजें यूज कर लेते हैं, लेकिन सर्पी गुड सिंपल सी चीजें, बहुत सस्ती सी चीजें, बहुत सारी नहीं है, आप उसको पढ़िए एक बार सर्पी गुड को, तो ये आप घर पे भी बना सकते हैं। सर्पी गुड अवेलेबल है, अलग अलग वैद्य लोग, कंपनियां नहीं कराती, डाबर वाबर इनके पास नहीं है, लेकिन वैसे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। और अमृत प्रासृत?
अमृतराज घृत का बेटा, घृत तो मार्केट में कोई भी अवेलेबल नहीं है जिसको रियल में घृत की तरीके से कहा जाए, क्योंकि जो भी कंपनियां बना रही हैं, जैसे अपने एनआईए के सामने जो बना रही हैं, वो अधिकतर साधना वाधना का देते हैं, जो कि घृत तो कुछ होता ही नहीं है, वो सब फर्जी है। बाकी आप देखें कौन सी अच्छी घृत है। बाकी एक चीज मैं और बताऊं कि अभी हम लोग क्या है प्रीफर कर मुझे लगता है फिर से नेटवर्क इश्यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नेट जी, कनेक्शन गया है। डेफिनेटली आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा रहा, काफी लोग लाभान्वित भी हुए और हमें एक कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में एक अलग डिफरेंट विजन भी मुझे लग रहा है सोचने को मिला। एक मिनट आगे। हाँ, मैं एक चीज और बता रहा था। अब इसी तरीके से केरला का जो एक घृत है, केरला के बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, उनके भी घृत आते हैं। लेकिन एक चीज आप ये याद रखिएगा कि हम लोगों को एक चीज इंपॉर्टेंट देखना होता है कि किसी भी ड्रग में रेडियो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। केरला में जो है जितनी भी कोस्टल रीजन है, वहां पर रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेडियो एक्टिविटी होने के कारण उसमें तीक्ष्ण सूक्ष्म वैवाहिक विकासी गुण आते हैं। वो आपकी बॉडी के लिए ऐसा नहीं, वो बहुत जल्दी बहुत इफेक्टिव ही होता है, लेकिन उसके कुछ हार्मफुल भी हैं। तो हमको ये बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या हम उन ड्रग्स को यूज करें या ना करें। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप या तो खुद दवाई बनाएं या किसी अच्छी कंपनी का लें। थैंक यू सो मच मैं सर। एक मिनट में, किसी की कॉल आ रही है, मैं ले लेता हूँ, बहुत जरूरी है, मैडम हाँ की जी, कॉल है। एक जी। मिनट बेटा, और कोई क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ पूछना है? जूही बेटा एक कॉल दे देना बेटा। मुझे लगता है कि शायद कुछ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, या फिर कुछ कुछ जहां तक उम्मीद है, कुछ तो ठीक लगा होगा, कुछ अलग ही लगा होगा। जो भी नहीं लोगों सर, ने बहुत ज्वाइन किया बढ़िया उनके लिए रहा। फ्रूटफुल रहा हो। अगर कुछ भी फ्रूटफुल रहा हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। बाकी तो ऐसा नहीं है, गुंजाइश तो सब जगह होती है। मुझे भी अभी बहुत सारा चेंज करना है, सीखना है। सीखते रहेंगे, धीरे धीरे काम करते हुए सीखते रहेंगे। बहुत सी चीजें बदलेगी भी, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, बदल भी सकते हैं अपन। तो बाकी जहां तक मैंने ये अभी तक सारे प्रिंसिपल्स देखे, और आप लोग एक चीज याद रखना, आपसे कोई बहुत सा, अभी कल मैंने एक लेक्चर लिया, मैंने आईआईटीज में लेक्चर लिया था, तो गलती से मुझे तो उन्होंने हर्बल मेडिसिन पकड़ा दी थी, तो और मैडम तनुजा नेस्री जी को उन्होंने पकड़ाया था कोविड-19 से रिलेटेड। तो लोगों का ज्यादा जो था वो कोविड-19 से था रिलेशन। तो उन्होंने कोई भी ड्रग क्वालिटी ऑफ ड्रग्स से मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, सबके क्वेश्चंस कोविड पर ही है। और सबका एक ही क्वेश्चन था, आप ये बताइए कि अश्वगंधा जो है वो वो तो नर्व्स के ऊपर काम करता है, सारे वर्ल्ड में तो यही वर्क है। ठीक है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है। अब ये इसमें कैसे वर्क कर रहा है? क्या नाम है, अब आप ये बताइए। और हम भी उनको बोल रहे हैं कि अश्वगंधा खाइए, हमारे प्रोटोकॉल्स में है। तो आपको ये सोच के बताना पड़ेगा कि ये कहीं लिखा है क्या। अब आप सुश्रुत को पढ़िएगा, सुश्रुत की नेट ने काफी परेशान कर दिया आज। दीक्षा आ रही है उधर आवाज? मैम आपकी तो आ रही है। हाँ, नहीं Continue। सर का फिर से नेट, आज सर है ना, मीन्स आज हो गया बस लेक्चर ईश्वर की कृपा आ से। रही है। हाँ, उसमें ना ये जो है क्षीर पाक है, अश्वगंधा क्षीर पाक का पहला वर्णन वही है। आप एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, और वो भी किसके संदर्भ में? राजअक्षमा के संदर्भ में। सर एक बार राजअक्षमा के वापस से संदर्भ बता दीजिए सर, वो आवाज कट गई थी। मॉडर्न के हिसाब से भी उनको क्लियर किया था, तो मैं कभी बाद में बताऊंगा। एक मिनट मुझे दीजिए, आप लोग थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। एक मिनट दीजिए, मैडम का फोन जी जरूरी जी है, जरा मैं उठा, एक जी मिनट, जी, बस एक मिनट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सभी प्रतिभागी अभी तक भी हमारे साथ ही है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जिनके माध्यम से आप कोई भी रोग को समझ सकते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में क्रिएटिविटी को क्रिएट करना, है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान, बहुत सारी एमसीक्यू अच्छी तरह आ गए, दूसरी चीज अच्छी तरह आ गई, मगर उसको अप्लाइड एस्पेक्ट में लाना एक बहुत बड़ा है, अभियान के तौर पे इसको लेना चाहिए, जिससे हम जैसे आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है ना, खर चंदन वाही, ऐसे कि भी चंदन को उठाने वाले बस एक प्राणी मात्र न रह जाए हम, कि इतने अच्छे सिद्धांत, इतने अच्छे
इसकी प्रायोगिक प्रक्रिया है ना, इन सबको लेकर हम अगर समाज में प्रायोगिक रूप में सफल हो जाते हैं और इसके लिए हम अपनी क्रिएटिविटी को एक बहुत अच्छी उड़ान दे देते हैं, तो हमें लगता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद के लिए अच्छे दिन लाने के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए। और ऐसा हम सभी को कहीं न कहीं महसूस भी होता है कि भई जब भी हमारे पास कोई डिफ़िकल्ट केस आता है, क्रोनिक केस आता है और इसमें पेशेंट के द्वारा कई चिकित्सा को जब उसमें नहीं मिलता है, तब भी इसका बहुत अच्छा क्रिएटिविटी का उपयोग है। डॉक्टर सर्वेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बीच में जब आपने अश्वगंधा की बात शुरू की ना, तभी फिर से इंटरनेट थोड़ा-सा स्लो डाउन हो गया था, तो स्टेबल हो गया था। तो थोड़ी-सी सर फिर से रिपीट कर दीजिए। जी अब सर। मैडम ऐसा है कि मुझसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अश्वगंधा तो न्यूरोप्रोटेक्टिव है, तो वो इस वायरस में कैसे इफेक्टिव हो रहा है, इसमें जी। वो कैसे इम्यूनिटी बना रहा है, क्या कर रहा है। तो उसका मैंने उनको मॉडर्न के हिसाब से जवाब तो दिया था, लेकिन हम लोगों को, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अश्वगंधा पे अभी हम लोगों ने किसी ने कोई रिसर्च डायरेक्ट अश्वगंधा पे नहीं हुई। अश्वगंधा को जो हम लोगों के लिए कहा गया था कि आयुर्वेद में यूज करना है, बड़े बड़े लोगों ने कहा, उसमें कुछ बहुत बड़े नाम हैं। और इवन जो हमारे अभी यूजीसी के जो उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम है, जो जैन के जो हैं, सर का नाम कुछ याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी उसको किया, तो वो गवर्नमेंट ने उसको लिया क्योंकि इसको वर्क को मान करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे यहाँ वर्णित नहीं है। आप अगर सुश्रुत को देखेंगे तो सुश्रुत की राजक्षमा की चिकित्सा जो है, सुश्रुत उत्तर तंत्र में जो राजक्षमा चिकित्सा है, वहीं पर ही अश्वगंधा क्षीरपाक का वर्णन है, अश्वगंधा का ही वर्णन है कि अश्वगंधा को लेना है, वही राजक्षमा ठीक करेगा। आप वो राजक्षमा ही नहीं, हर बीमारी के लिए उन्होंने दिया है कि कैसे ठीक करेगा, तो सुश्रुत ने क्लियर किया है। अगर आप आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पे क्लियर उसका वर्णन है। और मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बहुत सारे चीजें हैं जिसको उनको मैंने मॉडर्न के हिसाब से ही उनको समझाया था। तो जहां तक मुझे लग रहा है वो आप लोगों को इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी समझते हैं कि ये रसायन है, बहुत सी चीजें हैं, और रिसेप्ट उनको तो रिसेप्टर्स के हिसाब से समझाया था, लेकिन अपनी यहाँ क्लियर है कि इसका उपयोग कहाँ है। तो और मैं एक चीज और भी बताऊं मैडम, एक चीज क्लियर आप मान के चलिए कि ये वायरल लोड कुछ होता नहीं है। वायरल लोड आपकी बॉडी, कुछ लोगों में 1 लाख वायरल लोड भी है, उनकी बॉडी रेजिस्ट कर जाती है, सिम्टोमेटिक रहता है, वायरल अंदर आया और कुछ नहीं हो सकता कोविड में। और कुछ लोगों में थोड़ा कम भी आया तो भी उनके अंदर हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज इम्यूनिटी से रिलेटेड, जिसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। अब आप राजक्षमा को देखेंगे, राजक्षमा टोटल इम्यूनिटी से रिलेटेड है, उसमें हर चीज बल, क्षय, रक्त, उसमें कहा गया, इवन हर चीज के वर्णन किया, उसका भी बताया हुआ है कि सारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आप हमेशा मान के चलिए कि कोविड-19 होगा ही नहीं अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है। और इम्यूनिटी केवल ड्रग से नहीं बनती, इम्यूनिटी हमारे यहाँ जितने भी हैं 3 स्तंभ हैं, उन सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके जो उपस्तंभ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी बनेगी। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी चीज इस वक्त, या आप आगे सोच सकते हो इसकी बीमारी में, ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा कोई ट्रीटमेंट हम लोग इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा और मेरी बात को याद रखिएगा, 1 साल बाद शायद बात करें अपन, कि जिसका प्रिंसिपल्स हमारे चिकित्सा सिद्धांत में नहीं दिया हुआ है, आज तक तो मैंने नहीं देखा। मेरा बहुत क्वेश्चन उठे थे जब मैंने पेपर पब्लिश किया, पेपर मई में ही पब्लिश करने के लिए दिया था और अगस्त में फाइनल होकर के पब्लिश हो गया। और आज तक भी आयुर्वेद के क्षेत्र में या मॉडर्न के क्षेत्र में हमारे प्रिंसिपल्स को किसी ने कोई काट भी नहीं पाया कहीं पर। तो आप ये निश्चिंत रहिए, आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स कहीं नहीं करते, और ये जो डिजीज ठीक होगी वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल से ही ठीक होगी। बाकी हमें कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। हमें प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद के हम लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने पर्सनली फील किया हुआ है, चाहे कहीं पर भी देखे, मैंने ओपीडी में भी फील किया है, हर जगह फील किया है। और मैं इस चीज के बहुत क्या कहूँ, हम लोगों को क्या है, आप अपने लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम लोगों के अंदर हाइपोक्रेसी है, मतलब हम लोग पाखंड ज्यादा रचते हैं, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। हमको रियल में वर्क करके दिखाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, होगा 1-2 लोगों के हम लोगों की बलि चढ़ जाएगी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, और कोशिश करने से ही कुछ अच्छा निकलेगा। तो मेरा तो यही है आगे कि आप डरिए मत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि 70 साल के ऊपर के लोगों को थोड़ा सा दूर जरूर रखिए, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको दूर रखिए। बाकी सब लोग अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हुए आप पेशेंट्स का ट्रीट करिए, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप उनके बिल्कुल भी कांटेक्ट में आ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाकी सभी ने बहुत अच्छा आपकी थैंक्स और प्रेज की है, और बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव लेक्चर के लिए धन्यवाद किया है। मैडम, दरअसल हम लोग तो तभी कुछ कह सकते हैं जब कोई सुनने वाला हो, तो आपने सुना, उसके लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए।
कि आप लोगों ने सुना, अगर आप लोग नहीं सुनेंगे तो फिर मैं क्यों इतना ज्यादा सोचूंगा और करूंगा, या किसी को बताना नहीं है, ट्रीट नहीं करना है तो हम क्यों करेंगे। अगर हमें किसी को देना नहीं है, अपने अंदर रखना है तो कुछ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वक्ता तभी बोल सकता है जब सुनने वाला हो। जब मुझे लग जाता है कि सामने वाला नहीं सुनता है तो मैं नहीं बोलता कहीं। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे लोगों याद का है मैं आप आप लोगों का यहाँ भी धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूँ, और आपका मैडम स्पेशली, और शायद मेरे कारण बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत चल रही है, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम बार-बार हुई, आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, और जो मैं जो जितना अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहता था उतना अच्छा दे नहीं पाया, मुझे खुद को लग रहा है, क्योंकि पहली बार मैं काफ़ी अच्छा बोल गया था, जब हम लोग बाहर कट हो गए थे इससे, तो मैंने हाँ एक-एक जी चीज़ को डिफाइन पर किया वो था। थोड़ा-सा मुझे लगा कि आप जॉइन कर रहे होंगे, तो नहीं इसलिए मैंने मैडम, फिर मुझे डिस्कस नहीं दरअसल किया। इसमें क्या है कि पावर पॉइंट्स या कोई चीज़ दिखाई जाती है तो आप लोगों का चेहरा नहीं आता। जी तो डॉक्टर मुझे साहब। नहीं पता चला कि वहाँ से होता है कि नहीं। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स की क्लास लेता हूँ तो मुझे उनसे बीच-बीच में पूछना पड़ता है, मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है? जी डॉक्टर तो साहब। वो बताते हैं हाँ, आ रही है, तो ऑनलाइन में तो ये प्रॉब्लम है ही मैम। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो ठीक है मैडम, इसलिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। जितने भी सीनियर्स लोग हैं, गीता मैम हैं, और सर आए थे, बघेल सर हैं, और भी जितने लोग हैं, अब कुछ तो मेरे बच्चे ही दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद सभी को। और बलदेव सर को भी मेरा प्रणाम करिएगा मैडम। गुरुजी जी, को मेरा प्रणाम कहिएगा। आज उनको देख कर के मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद अपने गुरुजी के दर्शन हुए। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों के दर्शन होते रहे तो बहुत खुशी होगी। और जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका विश्वारित्र परिषद की ओर से धन्यवाद करने के लिए डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर अर्जुन सिंह जी। हेलो। जी मैम। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले सर्वेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही सरल ढंग से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन एंड इसके मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से सिद्धांतिक रूप से रसायन इम्यूनिटी राजक्षमा के साथ जोड़ते हुए बहुत ही सरल स्वरूप में बताया, जो काफी रुचिकर रहा। आज जिन्होंने भी सुना होगा तो आज की इस परिस्थिति में एक कोरोना विकट स्थिति हमारे सामने है, तो उसको हम यदि दूर करना चाहते तो सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मतलब आयुर्वेद में तो निर्देशित है कि हम यदि नाम नहीं जाने लेकिन सिद्धांत, प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान को जानते हैं, तो हम सिद्धांत के माध्यम से, आयुर्वेद का जो एक प्रमुख सिद्धांत है, इसके आधार पर हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा को कर सकते हैं। तो ये काम सर्वेश जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही डॉक्टर हेतल, जो इस श्रृंखला को सतत चला, जिनके मार्गदर्शन से डॉक्टर बलदेव धीमान जी, जो हमारे मित्र हैं, जिनके सहयोग से, और दीक्षा, जिन्होंने इसकी प्रस्तुति की, तो मैं आप सभी को इस प्रकार के ज्ञानवर्धन प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी बधाई के पात्र हैं। और जिन्होंने भी इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हुआ, इस ज्ञान यज्ञ को प्राप्त किया, उन सभी को भी धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। तभी जिज्ञासु बने रहे, जिज्ञासु बने रहना जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा देता है, और एक विषय की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन की शक्ति को आपको प्रदान करता है। तो हमेशा हमें जिज्ञासु बने रहना चाहिए। मैं आज के व्याख्यान के अंत में शांति मंत्र के लिए डॉक्टर भारती सामोता को इनवाइट करती हूँ। भारती, डॉक्टर भारती। यस मैम। हाँ जी बेटा, शांति मंत्र के लिए आप शांति मंत्र करवाइए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। सभी का